इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात हो रही थी ना। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे। आज कई सारे टॉपिक साथ में डिस्कस करेंगे, जैसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर उम्मीद है खत्म हो ही जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ेंगे स्कल्पचर। स्कल्पचर की बात होती है तो स्कल्पचर को हिंदी में बोला जाता है मूर्तियां। मूर्तियां या मूर्ति कला जो होती है उसको स्कल्पचर बोला जाता है, जिसके अंदर आप लोग कुछ शैलियां पढ़ोगे। कल जिसका डिस्कस हम लोग थोड़ा बहुत किए थे बातों में, जैसे गंधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली, ऐसी शैलियों का विकास कैसे हुआ और कहाँ पे प्रोमिनेंट थी, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत जल्दी से इसको फ्लुएंट वे में खत्म करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इंडो डिस्कस करना था ये। हाँ तो कोचिंग हम इससे पहले कभी कर नहीं पाए थे। तो चीजें हम रट्टा मान ली हैं, जैसे बेसर शैली है। अब सर हमको ये तो ध्यान नहीं रहता कि इसमें ये स्तंभ क्या है या ऊपर का जो आमलक क्या है, ठीक है। लेकिन हमको इतना ध्यान रखना, बेसर शैली कर्नाटक शैली भी कहते हैं, वैसर वंश के राजा का संरक्षण था इसको प्राप्त, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के भी ध्यान, ठीक है। इस पर उसको जो एग्जाम्पल भी बता दें, प्रकार से चीजें रट ली सर हमने। देखो तुम्हारा जो एग्जाम है रटने ही वाला है। इससे पहले कोई पढ़ाने वाला मैं भाई नहीं, आज पहली बार आपको मिले हैं। आपको जो देना चाहिए नहीं जो देना वो रटने ही वाला है। नहीं इसका बता रहे हैं। और अगर इसके लिए बात करो तो इसके लिए मैं ये बता दूं, पीसीएस और आरओ चल जाएगा, रटत विद्या चल जाएगी। लेकिन अगर आईएएस में जाओगे तो सब नहीं रट रहे हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसा है मंदिर का आर्किटेक्चर ध्यान ही नहीं, इसमें कौन सा है, द्वार कौन सा है, हमें ध्यान नहीं रहता है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर मैंने क्लास में आती है बात की बोली थी, जितना रटोगे उतना फायदे में रहोगे। आर्ट एंड कल्चर तो है ही रटने वाली चीज ज्यादा, लेकिन इसमें कोशिश में ये कर रहा हूँ कि समझा दें, तो मैं कोशिश को कर रहा हूँ। लेकिन जितना रट पा रहा हूँ रट लो, जितना समझ आ रहा है उतना समझ लो। ठीक है। मेन चीज बस एक है और वो ये है कि आपको आना चाहिए एट लास्ट, कि आपको आता है या नहीं आता है, बस वही चीज क्रूशियल है। बाकी समझने वाली चीजें तो नीचे छूट गई, जितनी भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वो समझने वाला तो सब हो गया। अब यहाँ पे तो हमें सारे काल तो पता ही है ना कि ये गुप्ता काल है, मौर्य काल है, और इस काल के अंदर कौन कौन राजा रहे, वो सब समझने वाली चीजें बीच में होती। अब यहाँ पे उनकी आर्ट फॉर्म क्या थी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। तो इतना ज्यादा चिंता वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हम लोग कल बात कर रहे थे दो आर्ट ट्रिब्यूट की और आर्ट की। ठीक है। दो तरीके की आर्ट फॉर्म की बात कर रहे थे, और इस आर्ट फॉर्म के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये जो आर्ट फॉर्म है वो इंडियन फॉर्म से, और इसकी बात अगर करेंगे तो ये इस्लामिक फॉर्म। ठीक है। एक बार डिफरेंस पूछा गया था इन दोनों के बीच में, कि दोनों के बीच में डिफरेंस बेसिकली है क्या, है ना। तो इंडियन फॉर्म और इस्लामिक फॉर्म। अब इंडियन फॉर्म और इस्लामिक फॉर्म को आप बहुत अच्छे से बाइफरकेट कर सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि इंडियन फॉर्म्स में कौन कौन सी चीजों को यूज किया जा रहा होगा। अगर हम इंडियन फॉर्म्स की बात करें तो एक डिजाइन की अगर हम लोग बात करें कि इसकी डिजाइन कैसी रहती होगी, तो डिजाइन में एक डिजाइन आप लोगों ने देखी कि मैंने बताया था दो तरीके के पिलर्स होते हैं। एक ये पिलर मान लो, एक ये पिलर मान लो, ठीक है, छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। और इन पिलर्स के ऊपर क्या कर देते थे, सीधा लिंटर डाल देते थे और एक दरवाजा बन जाता था पूरी तरीके से। ठीक है। ये दो गेट मान लो, स्तंभ मान लो, दो पिलर्स है, और ऊपर से एक सीधा स्ट्रेट पूरा का पूरा इन्होंने क्या करा, फ्लोर डाल दिया। ये क्या होता था, इंडियन फॉर्म की डिजाइन होती थी, जिसको ट्रिब्यूट कहते थे। इंडियन फॉर्म में ऐसा ज्यादातर होता था, तो लोग सिंपल डिजाइन को बनाया करते थे, है ना। जैसे आपने मंदिर का स्टार्टिंग फेज देखा था टेम्पल्स का, तो टेम्पल के स्टार्टिंग फेज में लैंटिक की डिजाइन देखने को मिली थी, लैंटिक बोलते हैं इसको, क्या देखने को डिजाइन मिली थी, यही वाली डिजाइन देखने को मिली थी। तो ये डिजाइन कैसी थी, एकदम नॉर्मल थी। मैंने बोला था कि दरवाजा खोलो मंदिर में चले जाओ, ऐसा मंदिर हुआ करता था, है ना। मंदिर आर्किटेक्चर हो गया, जो भी मॉन्यूमेंट्स होते थे कुछ इस तरीके के होते थे। लेकिन इस फॉर्म के अंदर क्या होता था, इस्लामिक फॉर्म के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था, अगर ये दो पिलर्स है यहाँ पे, तो इन दो पिलर्स के ऊपर यहाँ पे क्या बनाया जाता था, डबल डोम टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। ठीक है। डोम कैसे होते थे, डबल डोम टाइप के, मतलब आप इसको एक डोम मान लो, और अगर आपको एक और यहाँ पे करना तो एक डोम आप इसको मान लो। इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। तो यहाँ पे जो डिजाइन हुआ वो कैसा हो गया था, डोम डिजाइन जिसको बोल सकते हो, या फिर आर्च डिजाइन जिसको हम लोग बोलते थे। इस तरीके की डिजाइन यहाँ पे बनना शुरू हो गई। तो प्योर फॉर्म में अगर इंडियन डिजाइन बनती थी तो वो कुछ इस तरीके की रहती
शोर फॉर्म में अगर कुछ अरेबिक या इस्लामिक डिजाइन बनती थी वो इस तरीके से रहती थी। ठीक, आगे चल के हुआ क्या था, इन दोनों का मर्जर हो गया था, दोनों आपस में आके मिल गए, और दोनों आपस में आके मिलने के बाद में जितनी भी आर्ट फॉर्म्स डेवलप हो, चाहे वो आप ताजमहल से उठा लो, ताजमहल का भी कंस्ट्रक्शन जाके देखोगे तो उसके अंदर ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, दोनों चीजें। कुतुब मीनार को भी उठा लोगे तो उसके अंदर भी दोनों डिजाइन देखने को मिलेंगी। दीन पनाह उठा लोगे यही डिजाइन देखने को मिलेगी। हिम्मतुल इस्लाम मस्जिद उठा लोगे वहां भी यही डिजाइन देखने को मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्चर जो बाद में क्या बन गए, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बन गए, उसी की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बस बेसिक डिजाइन इन दोनों के बीच में डिजाइन का फर्क था। डिजाइन कुछ इस तरीके की होती है, ये होता था सिंपल एकदम। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें कि कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी भी तरीके की कोई चीजों को यूज किया जाता था तो नहीं, अभी यहाँ पर कोई भी चीजों को यूज नहीं किया जा रहा, सिर्फ सिंपल एक मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो जो थी सिंपलिसिटी नहीं थी। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग कल बात कर रहे थे आरबेस की, ठीक है, तो आरबेस के वगैरह को यहाँ पे डिजाइन किया जाता था। आरबेस कल बताए थे मैंने आपको, ठीक है, दीवार है, दीवार के ऊपर क्या करते थे ये लोग, अलग से आप समझ लो कि कुछ डिजाइन बना दी जाती थी, और वो डिजाइन ऐसी होती थी जिसके अंदर फूल, पत्तियां या फिर अलग अलग कुछ भी कोई भी डिजाइन के फॉर्म हो सकते थे, एनिमल्स और ह्यूमंस को छोड़ के। बस ये दो फिगरिंग नहीं होंगी, अदरवाइज जितनी भी आर्ट फॉर्म्स देख सकते थे वो सारी दीवारों के ऊपर देखने को मिलती। वो सब इसका कल्चर था, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का डिजाइन करते। ठीक है, अब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में अगर वन बाय वन देखने की कोशिश करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन से ऐसे शासक आपको याद आते हैं ओवरऑल जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर के ऊपर फोकस किया हो? ये दिल्ली मुझे दिल्ली सल्तनत में कौन आते तो लोग शाहजहां औरंगजेब पे आते हैं। तुगलक, कौन से तुगलक? अलाउद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया? किसने था? अलाउद्दीन खिलजी। अरे उसका क्या नाम है? खिलजी का अलाई दरवाजा सर, अलाई दरवाजा बता रहा हूँ कॉल करने को। चलो, अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाजा, और किसी ने बोला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन सा फिरोज शाह तुगलक ने आर्ट एंड कल्चर में योगदान दिया था? सर दो पिलर ले आया था सर, दो हैदराबाद में जो पूरा बना हुआ है हुमायूं गलियारा पूरा से हो जाता है क्या वो सब क्या जहां किसने बनाया? जहांगीर साहब कोई मुगल वंश का बात नहीं, हम जरा तुगलक की बात कर रहे हैं। तुगलक मुगलों की बात, फिरोज शाह तुगलक ना थर्ड वाला फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था? सर क्या बताया? तुगलक का बाद का किला बनवाया था, और उससे पहले एक वर्ड बोला था आपने, गयासुद्दीन का मकबरा। गयासुद्दीन का मकबरा। निजामुद्दीन औलिया, महरौली याद है? महरौली का स्तंभ तो कुतुब मीनार भी तो कुतुब मीनार नहीं जो डैमेज हो गया तो उसको सही करवाया। सल्तनत काल में तो हो गया। देखो सल्तनत काल की बात कर रहे हैं, ध्यान रख लो 1206 से लेकर 1526 तक की बात कर रहे हैं, ये काल की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और इस काल के अंदर जितने भी शासक आए उनकी बात कर रहे हैं, और उन शासकों में गुलाम वंश आया होगा, तुगलक वंश आया होगा, खिलजी वंश आया होगा, सैयद वंश आया होगा, और सैयद वंश आया होगा। इसमें सर अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी होगा, हिम्मतुल इस्लाम मस्जिद भी होगी। तो हम लोग एक एक करके शासकों की अगर बात करें तो जिन्होंने ज्यादा योगदान दिया आर्ट एंड कल्चर में, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है, जो कि ना के बराबर है, सिर्फ एक दो चीजें ही देख पाते हैं उनके समय में, वो भी फुल नहीं कंस्ट्रक्ट हो पाई थी, आधी अधूरी छूट के चले गए, तो इस वजह से उनका डिटेल में नहीं। उसके बाद में इल्तुतमिश ज्यादातर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, प्रशासनिक व्यवस्था में इतने इन्वॉल्व है कि वो आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इल्तुतमिश के लिए भी इसलिए ज्यादा बात नहीं है। या गुलाम वंश के प्रॉपर जितने भी शासक आए उन्होंने आर्ट एंड कल्चर का संरक्षण नहीं किया उस तरीके से जो लेटर ऑन शासकों ने आके किया। तो हम गुलाम वंश के ऊपर तो रुकेंगे ही नहीं, इन्होंने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कराए होंगे, क्या बनाए होंगे। अगर हम लोग बात करें उसके बाद में, जैसे इसकी अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, अगर पूरे खिलजी वंश में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है कि उसने अलाई दरवाजा जैसे कंस्ट्रक्शन करके, जो कि पुराने सारे मॉन्यूमेंट से एकदम अलग था, ठीक है, इस वजह से हमने इसका नाम यहाँ पे लिखा है।
अलाई दरवाजा का। तो ये इसके अंदर क्या अलग थी, कैसी ऐसी चीज थी, इसकी बात अभी करेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने इसके ऊपर ज्यादा मेहनत की तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने टूटी फूटी चीजों को तो बनवाया, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण जो है बिल्डिंग गिर गई थी उसको सही कराया, उसके साथ साथ में उन्होंने कुछ चीजें भी कंस्ट्रक्ट कराई, जैसे गयासुद्दीन का मकबरा था, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है वो इनका था, या फिर महरौली का स्तंभ हो गया, या फिर कश्मीर से उठाया गया स्तंभ क्यों ना हो गया, ये सारे के सारे स्तंभ उठा के इन्होंने दिल्ली में शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, ये भी एक पुराने या प्रीवियस कल्चर को यहाँ पर दिखाता है जो महरौली वगैरह का स्तंभ था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के योगदान थे आर्ट एंड कल्चर के दौरान। और कोई आपको शासक याद आता है पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के काल में जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर में अपना योगदान दिया होगा? सिकंदर लोधी का रोल डबल डोर स्ट्रक्चर वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी वो व्यक्ति है जिसने भारत के अंदर एक परंपरा शुरू करी, डोम स्ट्रक्चर। अभी डोम स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा हम लोग पॉपुलराइज करके पढ़ रहे हैं ना कि डोम का कंस्ट्रक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है ना? क्योंकि ये एक अलग आर्ट फॉर्म है जो पुरानी किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर इस सभ्यताओं को लाया गया। कहां से लाया गया, कैसे लाया गया, उसके पीछे योगदान था सिकंदर लोधी का, जिन्होंने डबल डोम जैसे स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। ऐसा नहीं है इससे पहले डबल डोम था ही नहीं, डबल डोम था जरूर, लेकिन डबल डोम स्ट्रक्चर को मान्यता देने वाले ऐसे ही स्ट्रक्चर इसके बाद में लगातार बनते चले गए, उसके पीछे योगदान है। सिंगल डोम था पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मैं वही बता रहा हूँ, डोम तो थे उससे पहले, सबसे पहले इसी में किया था। हाँ डोम थे, लेकिन डबल डोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। डबल डोम का फायदा पता क्या होगा? अभी ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, यही पूछा था कि डबल डोम स्ट्रक्चर जो होता है, डबल डोम स्ट्रक्चर की मान्यता कहां से आई, किसके द्वारा आई, कौन से वंशज के राजाओं के द्वारा आई? चलो वो पता चल गया हमें, लोधी वंश के द्वारा आई। लेकिन डबल डोम से क्या फायदा होता है? क्या सिर्फ डिजाइनदार होता है इसलिए अच्छा लगता है, या फिर और भी कुछ इसके फायदे हैं? डबल डोम को बनाया क्यों जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर। तो डबल डोम स्ट्रक्चर के क्या फायदे, क्यों डबल डोम इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसकी क्या मान्यताएं हैं, उसके बारे में ये सब बताने वाले सिकंदर लोधी। तो इसकी बात अभी करेंगे हम लोग, सिकंदर लोधी। और कोई दिल्ली सल्तनत में ऐसा शासक याद आ रहा है जिन्होंने इसके ऊपर कार्य किया हो, आर्ट एंड कल्चर में कला एवं सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कार्य किया जो कला और संस्कृति को लेकर काफी ज्यादा चौकन्ने रहते हो? और कोई शासक नहीं है? अब मुगल पे चले जाओ, ठीक है, मुगल से चले। ठीक, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद में दूसरा फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद में सिकंदर लोधी। ये तीन प्रोमिनेंट नाम है पूरे दिल्ली सल्तनत से जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर के ऊपर प्रॉपर कार्य किए। ठीक है, और उनके कार्य भी हम लोग ने लिख लिए। मुगल्स में सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का प्रयोग करना या फिर पॉपुलराइज करना किसने शुरू किया होगा? ठीक है, हुमायूं का दीन पन्ना। दीन पन्ना इवन पूरा शहर ही होता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मॉन्यूमेंट है, कोई बिल्डिंग है या कोई स्ट्रक्चर की बात हो रही है। दीन पन्ना दिल्ली के पूरे शहर को, वेस्टर्न इलाके को दीन पन्ना ही बोला जाता था उस समय। और इसने दीन पन्ना के अंदर तमाम ऐसे कंस्ट्रक्शन कराए थे जिसको लेकर ये पूरा का पूरा दीन पन्ना पॉपुलर था। और इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चीज हुई वो थी वहां की लाइब्रेरी, दीन पन्ना लाइब्रेरी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। वही लाइब्रेरी है जिनसे गिरके इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो दीन पन्ना पॉपुलर था। इन्हीं ये ज्यादा कार्य कर नहीं पाए क्योंकि बीच में कौन आ गया था? शेरशाह सूरी आ गया था, और शेरशाह सूरी ने इनके सारे कार्य को लगभग छीन ही लिया। और इसके बाद में अगर इस समय बात करें हम लोग तो शेरशाह सूरी को माना जाता है आर्ट एंड कल्चर का प्रोटेक्टर। ठीक है, तो प्रोटेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर शेरशाह सूरी को क्यों माना जाता है? ऐसे कौन से मॉन्यूमेंट्स होंगे? किला-ए कोना। वेरी गुड, किला-ए कोना कहाँ है? हुमायूं ने एक किला बनवाया था जिसका नाम था पुराना किला, ये भी दीन पन्ना के अंदर ही था। ठीक है, तो पुराना किला इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। पुराना किला यहाँ पर अब हुमायूं की बनाई हुई सारी बिल्डिंग्स को तोड़ने का कोशिश करी शेरशाह सूरी ने। उसने सोचा मैं इसका इतिहास ही खत्म कर दूंगा इस व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किए गए। लेकिन इसके कुछ मंत्रियों ने इसको सजेस्ट किया और उन्होंने आके बोला कि हुमायूं ने जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनवाए उसमें आपका घाटा है अगर आप तोड़ोगे उसको, क्योंकि उससे बहुत सारा पैसा फंडिंग आपको मिल सकती है, इकोनॉमिक वे में आपका प्रॉफिट हो सकता है।
तो इसकी ये बात समझा तो इसने कहा कि चलो मैं अपनी भी पहचान छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो इसने पुराने किले के अंदर ही एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसको क्या बोला जाता है, किलाए कोना बोला जाता है। तो पुराने किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण है, किलाए कोना, और इसकी खासियत यही है इस मस्जिद की कि इस मस्जिद के निर्माण के अंदर यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो बेसिकली डिजाइन्स यूज हुई हैं, यहाँ पर जिस तरीके के डिजाइन्स को यूज किया गया, जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, एक अलग तरीके की डिजाइन होती थी दीवारों में, वॉल्स में जो डिजाइन्स होती थी, वो सारी के सारे डिजाइन्स यहाँ पे देखने को मिले। जैसे आर्वेस वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से इस मस्जिद में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से पॉपुलर था। शेरशाह सूरी के द्वारा और कोई कार्य सासाराम का मकबरा जिसमें बना था वो भी तो किला बनवाया था। हाँ, सासाराम का मकबरा कहाँ है? ठीक है, तो सासाराम का मकबरा बिहार के अंदर, उन्होंने सासाराम का मकबरा, ये वही मकबरा है कौन सा जहाँ इनकी कब्र है, ठीक है, गाँव बोला जाता है, कब्र है जहाँ पे इनकी, वही सासाराम का मकबरा। और ये एकमात्र ऐसा राजा है जिसने पहले डिफाइन कर दिया था कि मैं मरूंगा और सासाराम के मकबरे के अंदर ही मेरी कब्र बनाना, ठीक है। हाँ, तो इसको पहले से ये अपनी कब्र बना के गया था, तो माना जाता है अपनी पहले ही कब्र कौन बना के गया था, तो वो शेरशाह सूरी। ठीक, तो शेरशाह सूरी एक प्रोमिनेंट शासक है जिसके दौरान आर्ट एंड कल्चर का विकास हुआ और अच्छे तरीके से हुआ। कुछ ही समय के लिए 5 साल के लिए आया और इसने अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन भारत के लिए कराया। तो प्रोमिनेंट अगर रूलर्स आपसे पूछे जाए कि दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल शासक तक कौन कौन थे जिन्होंने कला एवं संस्कृति का विकास भारत में किया, तो ये वो शासक हैं कुछ। इसके बाद में और कला के ऊपर जिसने फोकस किया वो व्यक्ति कौन है? अकबर। ठीक है, अकबर ने तो सबसे पहले आके वही काम किया कि हुमायूं से रिलेटेड चीजों को शुरू किया। पहले हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हाँ, इसी के दौरान हुमायूं का मकबरा बना था। इनके काल की बात कर रहा हूँ, तो हाँ, इनके काल में सबसे पहली चीज हुमायूं का मकबरा बना। ठीक है, हुमायूं के मकबरे के अलावा इनके काल में क्या चीज हुई थी? सिकंदर लोदी का मकबरा इनके समय में, अकबर के समय से कौन सी ईयर में बना? डेट पता? देख लेना, मुझे याद नहीं, सिकंदर लोदी वाला तो नहीं आता, चेक कर लेना एक बार। इसके बाद में इबादत खाना था इस समय। इबादत खाना क्यों यूज होता था? सभी धर्मों का सम्मेलन होता था उसके अंदर, सभी के गुरु बैठते थे, है ना, मतलब हिंदू धर्म के, मुस्लिम के, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सभी लोग बैठते थे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जब इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था तो ये प्रेयर्स के लिए करवाया था, मतलब बेसिकली मुस्लिम रिलीजन से ही डेडिकेटेड ये पूरा का पूरा इबादत खाना था। बाद में इसने क्या करा, सबको परमिशन दिया और बोले सभी लोग आए और यहाँ पे आके डिस्कशन करें, और इस डिस्कशन के बाद में हम लोग किसी एक कॉमन पॉइंट पर पहुंच जाए जो सभी धर्मों का सार हो सकता है। लेकिन मैंने बताया था ना, दंगे हो गए थे इस समय, ठीक है, जब पढ़ा रहा था मैं डबल, दंगे का मतलब ये हो गया था आपसी मतभेद इतने हो गए थे जिसकी वजह से इबादत खाना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, हाँ, इबादत खाना के अलावा जोधा भाई का महल था, उसको जोधा भाई का महल कहते हैं लोग, लेकिन वो गलत कहते हैं। एक्चुअल में वो हरका भाई का महल है, उसको बोलते जोधा भाई का महल है, पता नहीं क्यों इतिहास में भी लिख दिया सीरियल देखा, वो हरका भाई का महल है, किताबों में भी कहीं कहीं लिखा देखे आता है। ठीक है, हाँ, वो लिखा हुआ, वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए याद रखो हरका भाई है, वो नाम प्रॉपर हरका भाई है उनका, वो जोधा भाई है। ठीक है, सर इन्होंने मकबरा बना था शेख सलीम चिश्ती, ऐसा मकबरा। हाँ, सलीम चिश्ती का पंचमहल का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा, क्योंकि शेख सलीम जिनको हम लोग पढ़ते हैं सूफी या सूफिज्म, जब पढ़ेंगे हम लोग सूफी आंदोलन पढ़ते हैं, तो सूफी आंदोलन के दौरान हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, सलीम चिश्ती के बारे में। एक सूफी संत रहे जिनके बारे में पढ़ते, तो ये किसके समय काल में थे? अकबर के समय काल में थे। और बोला जाता है इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की प्रार्थनाओं की वजह से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था, जिसको आगे चल के किस नाम से जाना गया? सर शाहजहां कौन बोल रहा है? जहांगीर, ठीक है, हाँ, तो जहांगीर के नाम से जाना गया था, तो उन्हीं को सलीम को ही जाना गया था। और शेखू भी बोलते थे, उन्हें 3 प्रोमिनेंट नाम है। ठीक है,
तो सलीम चिश्ती का मकबरा इन्होंने अपने ही काल के दौरान बनवाया था। ऐसे ही एक, जैसे ये सूफी संत है, ऐसे ही एक भक्ति संत है रविदास, जिनकी आज जयंती है। रविदास, अभी भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें रविदास के बारे में भी पढ़ते हैं। तो रविदास जयंती को मनाया जाता है। रविदास के बारे में कुछ बताओ, कुछ पढ़ के आए या कभी कुछ पढ़ा है? पॉपुलर तो थे, मुझे गाने करते थे कुछ इम्पोर्टेंट इनके बारे में संत रविदास मुगल काल से एक प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। मीराबाई उनका जो था भक्त थी, ठीक है। और मीराबाई इससे बहुत अधिक क्रेडिट थी, ठीक है। उन्होंने ही मीराबाई को, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अकबर के समय, हाँ, समय का क्या था, अकबर के समकालीन माना जाता है, ठीक है। तो ये सलीम चिश्ती या फिर रविदास है, ये सब अकबर के समकालीन 15-16 सेंचुरी के महान कवियों में से, महान संतों में से इनका नाम आता है। और इनको ही एक वरदान भी था बेसिकली, कि ये जिस चीज को छूते थे या जो बोलते थे वो चीज वैसी हो जाती थी अगर ये चाहते थे। वैसा वरदान माना जाता है। लाइफ स्टाइल इनका क्या था, मोची का जीवन जीते थे, ठीक है। वही जूते वगैरह सीखते थे या जो भी चीजें करते थे उस तरीके की चीजें जीवन जीते थे। लेकिन सम्मान इनका सोसाइटी के अंदर कैसा था, वो एक संत के फॉर्म में जाने जाते थे। और संत के फॉर्म में जानने के पीछे यूपीएससी ने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी सदी के महान संत हैं जो जाने जाते हैं, मतलब बेसिकली एक नीची कास्ट के तौर पर इनका एक व्यक्तित्व उजागर किया गया था। तो उसको बेसिस पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया था और उसने बोला था कि एक नीची जाति का संत अगर समाज के अंदर पॉपुलराइज हो रहा है तो वो संत रविदास है। और उन संत रविदास के बारे में आप ऐसी कौन सी चीजें लिखना चाहोगे जिसने जातिगत भेदभाव को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था स्पेशली संत रविदास से रिलेटेड। तो आप उनके बारे में पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। आज का ओकेजन है, जाकर देख लेना। कई जगह आपको इंस्टा की स्टोरीज, व्हाट्सएप, जगह दिखेंगे ना स्टेटस वगैरह, तो नीचे कुछ ना कुछ लाइनें भी लिखी मिलेंगी कि क्या क्या इन्होंने करा। उस सब पे भरोसा मत करना, ठीक है। जाना अपना गूगल करना, गूगल पे यूपीएससी में क्या लिखा हुआ है संत रविदास के बारे में उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको भी सूफी और भक्ति आंदोलन, क्योंकि अभी हम लोग रिलीजन के ऊपर जाने वाले हैं इसके बाद में। तो रिलीजन पे जैसे जाएंगे इन दोनों की चर्चा करेंगे, सूफी और भक्ति आंदोलन, इनके बारे में बताएं, ठीक है। तो सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर के समय में, अकबर के समय में और एक चीज बनी थी, बुलंद दरवाजा। जिसको पता ना हो वो लिखते भी चलना। पंचमहल भी बनवाया था और एक हॉस्पिटल भी बनवाया था इन्होंने, दारुल शफा भी इनके समय में था। बनवाया था, मैं कह रहा हूँ था इनके समय। मैंने ये कब कहा कि इनने बनवाया था? दारुल शफा इसने बनवाया नहीं। वो सही बात है, तुम्हारी बात है, इनने नहीं बनवाया था। दारुल शफा किसने बनवाया था? फिरोज शाह। ठीक है, यहाँ दीवाने आम दीवाने खास की चर्चा हो सकती है कि उनके द्वारा दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया गया था, इबादत खाना बनवाया गया, लेकिन इनके समय में दारुल शफा भी था, ठीक है, हॉस्पिटल था। दारुल शफा की जो बात मैं कर रहा हूँ, उस दारुल शफा के अंदर इन्होंने बहुत ही बड़े चेंजेस किए थे, जो चेंजेस पहले के दारुल शफा में नहीं होते थे। जैसे जो अस्पताल दारुल शफा को बनाया इस वजह से था मुफ्त में इलाज कराया जा सके। अब मुफ्त में इलाज की बिल्डिंग्स आप देख सकते हो कैसी हो सकती है, ठीक है, सरकारी अस्पताल ही चले जाओ, देख लो जाके। अभी तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन बहुत पहले तो फिर भी देखा जाए तो ऐसी कुछ सरकारी बिल्डिंग्स में बनाया जाता था। इन्होंने उन बिल्डिंग्स का पूरी तरीके से मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन को चेंज कर दिया था। बोले दारुल शफा लोगों के इलाज की जगह है, तो जैसे मकबरे होते हैं, जैसे और डिजाइन्स होती हैं, जैसे महल होते हैं, कुछ वैसा उसको शेप देना जरूरी है। तो इन्होंने दारुल शफा के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन कराया था, उसको एक खूबसूरत बिल्डिंग के तौर पर बनवाना शुरू कर दिया। तो ये दारुल शफा के समय में चेंजेस इनके द्वारा किए गए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बनवाया फिरोज शाह तुगलक नहीं है। तो ये अकबर के समय के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आर्ट एंड कल्चर में यूज होती हैं। अकबर के बाद में कौन प्रोटेक्ट करता है आर्ट एंड कल्चर को?
ठीक है। जहांगीर, और अगर मैं बात करूं कि पूरे मुगल काल में वास्तुकला का सबसे बड़ा अगर प्रोटेक्टर है तो वो कौन है? शाहजहां। ठीक है, इसके बाद में आ जाएंगे शाहजहां। तो जहांगीर और शाहजहां ये दो व्यक्ति हैं सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने काफी बढ़ चढ़ के या फिर काफी अच्छे तरीके से आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने का कार्य किया। ठीक है, तो जहांगीर हो जाए या शाहजहां हो जाए, इन सब के बारे में वास्तुकला का अगर देखा जाए पूरा का पूरा डिजाइन जो था काफी अच्छा देखने को मिलता है, खास करके शाहजहां के समय में। जहांगीर ने तो पेंटिंग को ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से दर्शाया है और पेंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया, लेकिन ऐसा नहीं है इसने वास्तुकला को पीछे छोड़ा हो। वास्तुकला जो भी मॉन्यूमेंट्स बनवाता था उसके अंदर पेंटिंग का कुछ अलग ही रूप देखने को मिला है इसके कार्य। तो हाँ, तो जहांगीर के समय की कौन कौन सी बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स? एतमादुद्दौला का मकबरा और अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा और एतमादुद्दौला का। हाँ ठीक है, तो जहांगीर के समय में दो इंपॉर्टेंट मकबरे, एक अकबर का मकबरा और एक एतमादुद्दौला का मकबरा, ये दो इंपॉर्टेंट मकबरे इस समय के प्रोमिनेंट मकबरे थे जहांगीर ने अपने काल में। और कुछ जहांगीर के समय का? शालीमार बाग। हाँ ठीक है, शालीमार बाग की विशेषता है कुछ अलग विशेषता शालीमार बाग की? हमें दूसरों की कपड़े ठीक जहांगीर के समय मोती मस्जिद भी तो है ना? मोती मस्जिद, हाँ कहाँ पे? ये कौन सी वाली मोती मस्जिद की बात कर रहा हूँ? बहुत सारी है। वो लगती लाहौर वाली की बात हो रही है। ठीक है, तो ये लाहौर की मोती मस्जिद है। तो इस समय में जहांगीर के समय में लाहौर की मोती मस्जिद, एक मोती मस्जिद और भी निर्माण की गई है, औरंगजेब ने बनवाई है मोती मस्जिद। ठीक है, तो वो रेड फोर्ट के अंदर है, ठीक है, लाल किले के अंदर, तो वो औरंगजेब के समय की। तो ये देखो कंस्ट्रक्शन है, सारे समय के समय में कौन कौन से कंस्ट्रक्शन हुए, किस किस कंस्ट्रक्शन को किस किस समय में कराया गया, वो सारे कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन किए गए। अभी बेसिकली ये सब बताने का मतलब ये था, ऐसे शाहजहां के समय में आप लोग देख लोगे, ठीक है, चाहे वो किलों से रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस हो जाए, इसने किलों का बहुत निर्माण करवाया था शाहजहां के काल के अंदर। ठीक है, ताजमहल का निर्माण जिस तरीके से हुआ, मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, मीनार के ऊपर भी महल कैसे बनाए जा सकते हैं, ये आर्ट शाहजहां की है। तो ऐसी तरीके के तमाम कंस्ट्रक्शन जो है इन शासकों के दौरान दिखते हैं। इस सबको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आर्ट एंड कल्चर में अगर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपसे पूछा जाए तो आप इन सबको उठाकर दो दो तीन तीन लाइनें सबके बारे में मेंशन कर देंगे कि आर्ट एंड कल्चर में इन सारे शासकों का योगदान कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहा है, और उसमें ये कुछ एग्जांपल्स आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ गंदी सी डिजाइन बना देना, मतलब मैं गंदी बना रहा हूँ तो तुम लोग कुछ अच्छी बना सकते हो। ठीक है, अब ये नहीं कि ताजमहल की पेंटिंग ही बनाई जाए, ठीक है, वो सब भी नहीं करना, लेकिन हाँ इतनी दिखा दो कि एटलीस्ट उनको ये समझ आ जाए कि इसको समझ है कि मीनार क्या होता है, गुंबद क्या होता है, या फिर आर्वेस्ट क्या होता है, इस तरीके की, या कैलीग्राफी क्या होती है, इस तरीके की समझ आप बस दिखा के चले आओगे तो ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में इस तरीके के पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, हो सकता है वो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड आ जाए, या हो सकता है वो मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड आ जाए, हमें नहीं पता होगा किससे आ जाए, लेकिन मॉडर्न से नहीं आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मॉडर्न से नहीं आएगा कभी भी आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन, क्योंकि मॉडर्न से ज्यादातर क्वेश्चन जो वो बनाते हैं वो आर्ट एंड कल्चर के नहीं, वो आपकी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो गई, या इंडियन नेशनल कांग्रेस का योगदान हो गया, भारत के जो क्रांतिकारी जितने लोग हैं उनका योगदान हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों का योगदान, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस करके वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया, किसी भी एक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, जैसे हम लोग यही बात कर रहे थे कि जैसे हम लोग यहाँ पे बता रहे थे जगाती, ठीक है, पूछ लेगा कि जगाती क्या होता है या जगाती का मतलब क्या होता है। अब उसमें 4 ऑप्शन दे सकता है आपको, जगाती का क्या मतलब हो सकता है। तो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, जिस तरीके से हम लोग जगाती को बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग विशाल दरवाजों को क्या बोलते हैं, जो दक्षिण भारत में बने द्रविड़ स्टाइल में, तो गोपुर आर्म्स बोलते थे। तो ऐसी शब्दावली प्रीलिम्स में यूज करता है, और ऐसी शब्दावली में कुछ ना कुछ जैसे वन वर्ड दे देगा, और वो वन वर्ड के बाद में आप उसका एक्सप्लेनेशन करते रहो। कल तो 3-4 क्वेश्चन हम लोग ने देखे भी थे और आज में लगाए भी थे। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए अभी तक पीडीएफ को।
दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला और मुगल वास्तुकला के बीच अंतर क्या होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली वास्तुकला और मुगल वास्तुकला के बीच में अंतर क्या है? पहली चीज इनकी आर्ट डिजाइन को लेके अंतर है। आर्ट डिजाइन की अगर बात की जाए कि कौन रेड स्टोन पे बना रहा है आर्किटेक्चर को, कौन जैसे रेड स्टोन का लाल पत्थर पे बना रहा है, कौन मार्बल पे बना रहा है, मार्बल का मतलब सफेद संगमरमर वगैरह की बात उसके अंदर हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। पहले के लोग जो इस आर्ट को बना रहे थे वो सारे के सारे, चाहे तुगलक डायनेस्टी की हो जाए या फिर मुगल या फिर दिल्ली सल्तनत सैयद डायनेस्टी के लोग हो जाए, ये सब लोग यूज करते थे ग्रे रेड सैंडस्टोन, मतलब भूरे कलर का लाल बलुआ पत्थर यूज होता था। तो इस तरह की जो आर्ट डिजाइन है वो वैसे यूज होती थी। मुगलों में चले आओ तो आर्ट डिजाइन यूज होती थी मार्बल्स पे, ज्यादातर संगमरमर का यूज वहां पर किया जा रहा है। तो एक तो बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस उनके पत्थर को चुनने के ऊपर था कि किस तरीके के वो मार्बल या पत्थर को यूज करते थे। दूसरी चीज था शेप जो होता है, बिल्डिंग का शेप किस तरीके का होता था, तो आकार के बेसिस पे उसका डिजाइन किया गया। जैसे आप मुगलों के काल में देखोगे तो ज्यादातर आपको जो बिल्डिंग्स दिखेंगी वो सारी की सारी जैसे ताजमहल को देखो, ठीक है, ताजमहल के अंदर क्या देखने को मिलता है, मीनार के साथ में डोम्स दिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत में जाओगे तो या तो सिर्फ मीनार दिखेंगे या सिर्फ डोम दिखेंगे। तो वो उन्होंने मर्ज नहीं किया कभी उसको, लेकिन उन्होंने क्या करा, अलग अलग। जैसे ऑक्टागोनल शेप देखने को मिलता था दिल्ली सल्तनत के समय में। ऑक्टागोनल डिजाइन समझते हो क्या होती है? समझते हो 8 तरीके से जिसको सर इस शेप भी तो होता है, लिखे हुए मतलब ऐसे ही करके टोटल 8 जो है प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। तो वो ऑक्टागोनल शेप बेसिकली बनता था। जैसे कल आपने एक स्टार शेप देखा था टेंपल स्ट्रक्चर का, होलसेल स्टाइल में होता था, वो भी एक ऑक्टागोनल शेप ही है अगर उसके ऊपर सराउंडिंग की बात की जाए। तो तुगलक डायनेस्टी के या सैयद वंश के लोग कैसे यूज करते थे, इस तरीके के शेप्स को ज्यादा यूज करते थे। लेकिन मुगल डायनेस्टी में अगर चले आए तो ये लोग ज्यादातर जो शेप यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर डोम्स में या आर्क में इस तरीके के शेप्स को ज्यादा यूज करते हैं। तो एक तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस ये हो गया। तो आप इस बेसिस पे दोनों के बीच में समानता क्या है? समानता की बात ये है कि आर्बेस एक जो चीज है कि दीवारों के ऊपर जो उकेरते हैं डिजाइन, वो एक चीज कॉमन पाई गई है, दोनों के अंदर देखने को मिली है। दूसरी कॉमन चीज है रिलीजियस है, ठीक है। जैसे दोनों ही मॉन्यूमेंट्स कैसे धार्मिक है, रिलीजियस है। अगर किसी भी मॉन्यूमेंट के अंदर जाओगे कुछ ना कुछ रिलीजन का कुछ ना कुछ एक चीज होती है, क्योंकि दीवारों के ऊपर कुछ ना कुछ उन्होंने इस्लामिक थॉट को या फिर शरीयत के किसी ना किसी कानून को लिख दिया है ना। तो इस तरीके की एक चीज देखने को मिलती है। तीसरी चीज है मेमोरी में, ठीक है। हर एक बिल्डिंग को देखोगे ना किसी मेमोरी में बिल्ड किया गया। अब होयसर मंदिर या फिर टेंपल का आर्किटेक्चर को देखोगे वो मेमोराइज नहीं है, किसी मेमोरी में नहीं, मतलब इस ईश्वर से रिलेटेड है तो बना दिया गया। इसको ज्यादातर क्या बनाया गया, मेमोरी में बनाया गया किसी न किसी के। तो आप दोनों में देखोगे कि मेमोरी से रिलेटेड बिल्डिंग्स को बनाया गया। तो ये कुछ समानता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख लो चाहे तुम लोग भी कि दोनों में दिल्ली सल्तनत और मुगल में दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों में समानताएं क्या है, इसको लिख लो और अच्छे से लिख के लेके आओ। दिल्ली सल्तनत एवं लिख लो, मैं बता ही देता हूँ क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य की वास्तुकला में समानता है, और विभिन्नताएं दर्शाएं। तो दर्शाने का मतलब यहाँ पे जानपुर से दर्शाएं लिखा है, क्योंकि आप उसमें डायग्राम भी बना देना, ठीक है। दोनों के डायग्राम में भी बेसिस एक दिखा देना कि अच्छा ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक बार किसी पूछ चुकी यूपीएससी जो है नागर शैली और ये बेसर शैली की, हाँ उसमें डिफरेंस पूछा होगा, उसमें पूछा होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बनाते भी वो लोग, बताया था मैंने आपको। मंदिर का आर्किटेक्चर में डिफरेंस या समानताएं पूछ लेगा। अब आपको तीनों पता है तो आप कर लोगे आराम से उसको। अभी हम लोग आएंगे ना अमरावती स्कूल पे मथुरा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वैसे क्वेश्चन पूछ चुका है। अब क्वेश्चन देखो पेज नंबर 55 पे।
क्वेश्चन दिया हुआ है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और पहला ऑप्शन दिया व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानकाह एट फतेहपुर सीकरी। दो मॉन्यूमेंट्स दिए और दोनों मॉन्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंस क्या है, बुलंद दरवाजा दिया है और दिया है फतेहपुर सीकरी का खानकाह। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा हाँ, गुजरात विजय का ही तो उदाहरण था बुलंद दरवाजा बनवाना। अकबर ने बनवाया बुलंद दरवाजा। आगे आगे दिया हुआ है खानकाह एट फतेहपुर सीकरी। खानकाह का निर्माण किसने करवाया? वो भी अकबर ने करवाया। खानकाह का भी निर्माण अकबर के द्वारा। तो इसमें दिया गया क्या उसमें व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है ऐसे में। अब देखो आप इसको पहचानो कैसे, आपको एग्जैक्ट पता है नहीं पता है इसकी बात अलग है, लेकिन आप इसको पहचानोगे कैसे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि रेड सैंडस्टोन वगैरह का जो प्रयोग होता था वो पहले होता था और दिल्ली सल्तनत के समय में होता था। मार्बल्स का प्रयोग होना शुरू हो गया था इस समय में मुगलों के काल में या मुगल सल्तनत के राजवंश के दौरान। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, व्हाइट मार्बल जो था सफेद संगमरमर जो था, सफेद संगमरमर का यूज बहुत ही रेयर बिल्डिंग्स में होता था, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स में। जैसे ताजमहल अगर बनवा दिया उसके अंदर क्या हुआ, सफेद संगमरमर को उठा के लगा दिया गया, वहां पे यूज कर लिया गया। तो याद रखिएगा कि जब भी व्हाइट मार्बल का यूज, अगर यहाँ पे सिर्फ मार्बल लिखा हुआ होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, सिर्फ मार्बल लिखा होता। यहाँ पे व्हाइट मार्बल लिख दिया उसने, और व्हाइट मार्बल बहुत प्रोमिनेंट और बड़ी और अच्छी और फेमस बिल्डिंग्स होंगी जिनमें उनका प्रयोग होता था। जैसे एक मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, एतमादुद्दौला का मकबरा है, उसके अंदर भी इसका यूज हुआ। ठीक है, हाँ, सबसे पहले उसी के अंदर यूज भी हुआ, पूरा उसी से बना। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो व्हाइट मार्बल प्रोमिनेंट वो चीज है जिसके बहुत प्रोमिनेंट बिल्डिंग में यूज होगा। यहाँ व्हाइट ना लगा होता तो स्टेटमेंट सही हो जाता। तो स्टेटमेंट गलत क्यों हो जा रहा है? व्हाइट लगने की वजह। मार्बल से बने थे लेकिन व्हाइट से नहीं बने थे, और इसमें सैंडस्टोन का भी यूज हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो दोनों तरीके का यूज हुआ, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखो, रेड सैंडस्टोन्स एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। अब लखनऊ का जिसने भी रूमी दरवाजा देखा होगा, जी सर, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा देखा होगा, तो वहां आप जाओगे तो जाने के बाद में देखोगे मार्बल उसके अंदर यूज हुआ है या नहीं हुआ है, रेड सैंडस्टोन उसके अंदर यूज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है सर, ये रूमी दरवाजा आसिफ उद दौला ने बनवाया था। हाँ, आसिफ उद दौला। अब वहाँ के जो नवाब थे, बेसिकली जितने भी नवाब लखनऊ के अवध के नवाब थे जितने भी सारे, उन्होंने आर्ट एंड कल्चर का जो फॉर्मेशन हुआ उनके समय में, जितना भी आर्ट एंड कल्चर प्रोमिनेंट उनके समय में हुआ है, वो आर्ट एंड कल्चर जिस भी बिल्डिंग्स बनती थी, जो भी बिल्डिंग्स बनती थी, उसके अंदर मार्बल एक सबसे बड़ी खासियत की यूज होता ही था। ठीक है, तो मार्बल का प्रयोग तो होता ही होता था। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी प्रयोग उसके अंदर किया गया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, रेड सैंडस्टोन वहां पर यूज नहीं है। ठीक है, रेड सैंडस्टोन यूज नहीं है, सैंडस्टोन यूज है, लेकिन लाल ही कलर का सैंडस्टोन वहां पर यूज नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ध्यान रखिए, नवाबों ने जितने भी लखनऊ के अंदर मॉन्यूमेंट्स बनवाए, उन मॉन्यूमेंट्स के अंदर लाल बलुआ पत्थर जो है वो यूज नहीं किया गया, बलुआ पत्थर यूज किया गया। ठीक है, तो बलुआ पत्थर का कलर लाल नहीं था, ये बात को ध्यान रखिएगा। मार्बल कहीं कहीं पे यूज हुए और वो कुछ बिल्डिंग्स में यूज हुए, इसमें से दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इबादत खाना पूछ लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में जो था वो क्या था? अभी बात कर रहे थे हम लोग इसकी, क्या था? हॉल में अकबर डिस्कस करते थे, तमाम रिलीजियस ग्रुप या स्कॉलर्स के साथ में बैठ कर डिस्कशन करते थे, यही था वहां का इबादत खाना। अब ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है जिसको आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बस बाकी एक स्टेटमेंट नीचे और लिखा हुआ कि औरंगजेब के समय में पूरे आर्ट एंड कल्चर का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया। पता है आपको, क्योंकि औरंगजेब कहाँ बिजी हो गए थे? अपनी दक्कन नीतियों में बिजी हो गए थे। तो इस समय की आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद में भी एक शासक आए जिन्होंने थोड़ा बहुत संभाला आर्ट एंड कल्चर को। क्या नाम है उनका? मोहम्मद आजम शाह।
मोहम्मद आजम शाह ने कुछ समय के लिए आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा प्रोटेक्ट किया, और ये अंतिम मुगल शासक हैं जिनके समय में आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतिम मुगल शासक जिनके समय में आर्ट एंड कल्चर प्रोटेक्ट किया गया, वो है मोहम्मद आजम शाह। इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन कराया, जैसे बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा जो है इनके समय में कंप्लीट किया गया, बनवाया गया पूरी तरीके से। और ऐसे ही जीनत महल और बीबी का मकबरा, ये दो मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्होंने जो उस समय के बहुत प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट है। इसको बोला जाता है ब्लैक ताजमहल, ठीक है। ब्लैक ताजमहल की भी संज्ञा दी गई है। ब्लैक ताजमहल इसलिए नहीं क्योंकि ये काला है, इसलिए नहीं बोलते हैं, कॉपी है मेन ताजमहल की, इसलिए उसको काला ताजमहल काला। तो उसने औरंगजेब के ताजमहल की कॉपी करवा के क्या बनवा लिया था, एक नया ताजमहल कॉपी ताजमहल बनवा लिया, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है, ये कॉपी है ताजमहल, ठीक है, उसी वजह। चलो अब आ जाते हैं मूर्तिकला पे। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आया अभी तक जो मैंने आपको दिखा दिए प्रीलिम्स में, और लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था 2018 में। 2018 के बाद से अभी तक मुगल आर्किटेक्चर या दिल्ली आर्किटेक्चर पे कोई क्वेश्चन नहीं बता प्रीलिम्स में। फिर भी जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, इतना सब याद रखिएगा जितनी भी बातें यहाँ पर, ठीक है। स्कल्पचर देखने जा रहे हैं, मूर्तिकला जिसको हम लोग कहते हैं। अब मूर्तिकला जो भारत के अंदर जिसका डेवलपमेंट हुआ, ये बेसिकली मध्यकालीन भारत के अंदर, तो इसका डिस्कशन करना भी नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास आप लोग देख चुके हैं, इस्लामिक इतिहास को कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, और वहाँ पे मूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ है ना, जब मूर्तिकला का विस्तार नहीं हुआ। अगर बहुत ज्यादा देख लोगे बात तो विजयनगर एम्पायर दिखेगा, एक उसके अलावा कोई एम्पायर दिखेगा। तो ज्यादातर बात यहाँ पर होगी प्राचीन इतिहास की या एंशिएंट समय में। और एंशिएंट समय में अगर मूर्तिकला के अगर हम लोग को इतिहास की शुरुआती करनी है तो आप चले जाइए सीधा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिली है, जिन मूर्तियों के अलग अलग डिजाइन देखने को मिली है, अलग अलग आर्ट फॉर्म देखने को मिली है, और जिनके बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन भी किए थे पीछे वाले क्लास में। सबसे पहला यही क्लास शुरू भी किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात की। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोमिनेंट मूर्ति पूछूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर ऐसी कोई मूर्ति मिली है जिसकी खासियत है बहुत ज्यादा, किसी देवी की किसी देवता की मूर्ति मिली है, तो क्या नाम आपके दिमाग में आता है? एक दो पशुपति नाम, एक मात्र देवी, ये दो प्रोमिनेंट मूर्ति दिमाग में आ जाती है तुरंत। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, पशुपति की जो मूर्ति है उस मूर्ति की खासियत आपको क्या देखने को मिली है, इनका जो जेस्चर है वो यौगिक है, योगा की पोजीशन में बैठे हुए, और योगा की पोजीशन में बैठे होने के साथ साथ में इनके चारों तरफ कुछ एनिमल्स को भी दिखाया गया, ठीक है, योगिक पोजीशन है, और चारों तरफ अगर देखा जाए तो कुछ एनिमल्स को भी दर्शाया गया है ना। इस समय की जो भी मूर्तियां मिली, हम लोग देखिए सिक्कों पे नहीं जा रहे, सिर्फ मूर्तियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूर्तियां इनकी मिली, जिन मूर्तियों के ऊपर अगर देखा जाए दर्शाया गया है, तो वो क्या देखने को मिला, योगिक पोजीशन, मतलब योगा का विस्तार उस समय में पता चल रहा है यहाँ की मूर्तियों से। पहली खासियत वहां की ये थी, और दूसरी खासियत ये थी कि पशुपति एनिमल्स या फिर जानवरों के इर्द गिर्द चारों तरफ दिखाए गए। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि पशुपतिनाथ वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, इसके प्रोटेक्टर एनिमल्स के प्रोटेक्टर हैं। और दूसरी इसकी संज्ञा ये भी पता चलती है कि एनिमल्स वर द प्रोटेक्टर ऑफ पशुपति, कि एनिमल्स पशुपति को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए। अब ये स्टेटमेंट है यूपीएससी, और उस यूपीएससी के स्टेटमेंट में पूछा गया है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई ऐसी मूर्ति कला मिली है जिस मूर्ति कला को प्रोटेक्टर के तौर पर दिखाया गया है।
अब किसका प्रोटेक्टर दिखाया गया ये उसने नहीं पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा कि क्या प्रोटेक्टर के तौर पर दिखाया गया। तो हाँ, ये जो एनिमल्स चारों तरफ बैठे हुए ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं पशुपति को, या पशुपति बीच में बैठ के चारों पूरे ब्रह्मांड के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज वहां पे पूछी गई, तो इससे ये पता चल रहा है। दूसरा योगिक पोजीशन है, योगा का विस्तार देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए उस समय के जितने भी आप रिलीजियस टेम्पल्स या रिलीजियस जो भी चीजें देखोगे उन जगहों पर यौगिक विस्तार ज्यादा देखने को मिला है, जिनको आगे आने वाले समय में भी देखा गया। आज के समय में भी यौगिक विस्तार उसी तरीके से पाया जाता है। तो एक चीज पूछी जाती है, कौन सी ऐसी चीज है जो प्राचीन इतिहास से आज के इतिहास तक टेम्पल आर्किटेक्चर में चेंज नहीं हुई कभी भी। आर्ट फॉर्म बदले, सारी चीजें बदली, लेकिन पोजीशन अगर अभी देखी जाए तो यौगिक पोजीशन अभी वो कॉमन पोजीशन है जो तब भी यूज होती थी और आज भी यूज होती है। ठीक है, तो ये यौगिक पोजीशन आज भी यूज होती है, उसी प्रोमिनेंट। मातृ देवी की टेम्पल में क्या खासियत है? ठीक है, उर्वरता की देवी बोला जा रहा है। हाँ, उर्वरता की देवी बोला जा रहा है। और प्रकृति, नेचर, ठीक है, मतलब प्रकृति की प्रोटेक्टर के तौर पर दिखाया गया, ये कहना चाह रहे हैं, प्रकृति के प्रोटेक्टर के तौर पर दिखाया गया। ये वही बात है, देखो जो इन्होंने बोला कि प्रोडक्शन या उर्वरता की देवी के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इनके समय में जितनी भी चीजें दर्शाई गई हैं उसके अंदर आप जब इनकी मूर्ति को देखोगे तो मूर्ति में कुछ हाथ इस तरीके से है, और हाथों को क्या करा गया, हाथों के अंदर दिखाया गया कुछ प्रोड्यूस करते हुए, इनको उर्वरता की देवी दर्शाया गया इसे। और उसके अंदर जो दिख रहा है शायद अनाज दिख रहा है, ऐसा लोगों ने लॉजिक लगाया है। तो इस तरीके से जब वो इस जेस्चर में, तो उससे ये लग रहा है कि अनाज प्रोवाइड कर रही है लोगों को। ठीक है, और ये इससे क्या पता चला, ये उर्वरता की देवी है। एक बात तो ये पता चल रही है, मतलब लोगों को अगर अन्न प्राप्त हुआ तो इनके आशीर्वाद से प्राप्त होना शुरू हुआ। उस समय के लोग ये मानते थे, इस वजह से इनकी मूर्ति को वैसे बनाया गया। एक लॉजिक था दूसरा, वो दूसरा लॉजिक था कि लोग धरती को क्या मानते थे, धरती को मानते थे। ठीक है, तो उनको क्या मानते थे, माता मानते थे अपनी। ठीक है, अब माता ही देवी हो सकती है। ठीक है, और देवी का एक फॉर्म देना है, तो देवी के एक फॉर्म उन्होंने क्या करा, मातृ देवी को एक फॉर्म दिया। ठीक है, क्योंकि धरती भी क्या है, उर्वरता। ठीक है, तो उर्वरता का काम धरती भी कर रही है। तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म जिसको आप समझ सकते हो, ये वही है, इसको वही बनाया गया कि मातृ देवी की बात की गई है, उर्वरता की देवी के तौर पर पूजा गया, उनका एक सिंबल बना दिया गया। अब बेसिकली वो है कौन, धरती माता। ठीक है, तो उस वजह से उनकी उर्वरता की देवी के तौर पर पूजा किया। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादा इस पर डिस्कशन करना नहीं है, वैदिक समाज में आ जाए, वैदिक समाज। अब यहाँ पे इस वाले सभ्यता को हम लोग मातृ सत्तात्मक कह सकते हैं, मातृ सत्तात्मक कह सकते हैं। ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि मातृ देवी की पूजा की जा रही है, सोसाइटी कैसी हो सकती थी, मातृ सत्तात्मक हो सकती थी। वैदिक सभ्यता के अंदर ये पूरी की पूरी सोसाइटी मातृ सत्तात्मक नहीं कहलाती, पितृ सत्तात्मक कहलाती है। कारण वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक क्यों कहलाती है, कारण एक तो चीज ज्यादा जो भी होंगे तो वही मेल ही होते थे, पहली चीज तो यही थी। और दूसरी चीज जितने भी भगवान आइडल्स या जो भी वर्शिप की गई है वो मेल की ही की गई। ठीक है, मेल की गई। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट शासक भगवान जो इस समय में पॉपुलर हुए उनके बारे में आपको बता चुके हैं। आपको जैसे रुद्र की बात आती है, इंद्र की बात आती है, विष्णु की बात आती है, सोम की बात आती है, ऐसे तमाम भगवान जो इस समय में पूजे जाते थे और जिनकी इमेजेस होती थी प्रॉपर तरीके से और जिनको उस तरीके से माना जाता था। तो इस समय के जितने भी वैदिक सोसाइटी के लोग थे वो उन मूर्तियों की पूजा किया करते थे। वो भगवान मैंने सारे लिखाए हुए, और कौन किसके लिए जाना जाता है वो भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, डिस्कशन ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में एक अगला जो चीज आती है वो है मौर्य वंश। सीधा आ जाते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की मूर्ति का अब देखो मौर्य वंश की मूर्ति कला के ऊपर अगर हम लोग आए
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अशोका दिखते हैं, ठीक है। अशोका के द्वारा बनवाए गए स्तंभ, वो तो चलो वास्तुकला का पार्ट हो गया, लेकिन स्तंभों के इर्द गिर्द जिस तरीके के भी उल्लेख किए गए वो मूर्तियों के फॉर्म में किए गए, जिसमें एक मैं बात करूं अगर अशोका एम्बेलम की, ठीक है, जिसको क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भी बोलते हैं। अशोक स्तंभ एम्बेलम को स्तंभ भी बोलते हैं। नहीं पिलर बोलते हैं, पिलर बोलते हैं, स्तंभ एम्बेलम इसको बोलते हैं। एम्बेलम को और बोलते हैं। आप मौले के बारे में एम्बेलम हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? ठीक है, प्रतीक है ना। तो इस समय में कुछ प्रतीक कह सकते हो आप, या फिर आकृति भी कह सकते हो। तो ये प्रतीक या आकृति जो भी इस समय की है वो अशोका के समय में जो भी बनी उन्होंने जो डिजाइन लिया था वो मूर्तियों का लिया था, ठीक है। अब जैसे एक मूर्ति काफी पॉपुलर हुई जो सिंह की मूर्ति थी इस समय में, ठीक है, सिंह की मूर्ति जिसकी हम लोग एक डिजाइन की बात भी किए थे, चारों तरफ से शेर मिलता है देखने को और उसके नीचे कुछ एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उस एनिमल्स की विशेषता कुछ बताई गई है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो अशोका की ये जो सारनाथ के अंदर अशोका एम्बेलम जो मिला है बेसिकली ये क्या दर्शाता है, मौर्य वंश की सबसे प्राथमिक वास्तुकला है उसको एक दर्शाता है मूर्ति कला के फॉर्म में। तो उस समय की जो ये अशोका एम्बेलम देखने को मिली थी, मूर्ति देखने को मिली थी, उसकी क्या क्या खासियतें हो सकती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है कि किस तरीके के पत्थर का प्रयोग किया गया, कौन सी आर्ट फॉर्म वहां पर डिजाइन की गई है और किस तरीके से और वो प्रोटेक्ट करके आज के समय में भी उस तरीके से यूज किया जाता है, क्या विशेषताएं उस समय में रही थी, उन तमाम चीजों। तो मौर्य वंश में हमने मेन अशोका के समय का पढ़ना है और अशोका ने कैसे कैसे मूर्तियों को उस समय बनवाया और मूर्तियों की क्या विशेषताएं रही थी उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो इसके अंदर एक एक पॉइंट लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहली चीज पॉलिशदार, यहाँ जो पत्थरों का प्रयोग किया गया है वो पॉलिशदार पत्थर होते थे, ठीक है, टूटे फूटे पत्थर या इस तरीके के पत्थरों का यूज नहीं किया गया, पॉलिशदार पत्थरों का, या फिर कह सकते हो पॉलिशदार का मतलब चमकदार पत्थर होते थे, ठीक है, चमकदार या पॉलिशदार पत्थर उस समय हुआ करते थे, ठीक है। दूसरी चीज रेड स्टोन का यूज हुआ है और रेड स्टोन जो होता था वो प्लेन नहीं होता था, ठीक है, वो डिजाइन होता था। रेड स्टोन डिजाइन होता था, डिजाइन का मतलब चित्तीदार समझते हो ना, चित्तीदार चित्तीदार शेर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था वो जो निर्माण हुआ था एक विधि से हुआ था जिस विधि को बोला जाता है चिपकवा विधि। विधि का नाम है चिपकवा विधि, ठीक है। ठीक है, चिपकवा विधि क्या होती थी बेसिकली, यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती थी उसको इस विधि से बनाया जाता था और इसका तरीका क्या होता था, उंगलियों का सिर्फ प्रयोग किया जाता था उसमें, ठीक है, मतलब हाथों का पूरा प्रयोग नहीं होता था, सिर्फ उंगलियों का। बोलते हैं ना ये तो मेरे बाएं उंगली का खेल है, ऐसे मैंने हाथ नहीं किया क्योंकि मौर्यों के समय में बाएं उंगलियों का खेल होता था, तो उस समय में उंगलियों से वो पूरी की पूरी डिजाइन समझ में आती, ठीक है। तो वो लोग जो बनाना चाहते थे वो उंगलियों का प्रॉपर डिजाइन बनाया करते थे, ठीक है, ज्यादा ना समझो, ठीक है। तो इस विधि का जो प्रयोग होता था वो इस समय चिपकवा विधि, ठीक है। और ये जो विधि थी वो पूरी तरीके से जो इस्तेमाल होता था हाथ का ना करके फिंगर्स का उसमें यूज किया जाता था, उंगलियों का यूज किया जाता था, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और इसमें जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं में देखा जाएगा तो पशु पक्षियों को ज्यादा संरक्षण दिखाया देता है, ठीक है।
पशु पक्षियों का संरक्षण ज्यादा दिखाई देता है इन सारी मूर्तियों के अंदर। हर मूर्ति के अंदर कोई ना कोई पशु पक्षी दिखाई देता है, ठीक है। इससे एक बात तो पता चलती होगी, पशु पक्षियों का अगर यहाँ पर दिखाया गया है कंस्ट्रक्शन या जो भी वास्तुकला में दिखाया गया, तो उससे एक बात तो पता चलती है कि धार्मिक विशेष मूर्तियां नहीं थी। अगर धार्मिक विशेष होती तो देवी देवताओं को ज्यादा दिखाया जाता, उनके ज्यादा चित्रों का आकलन किया जाता, लेकिन ज्यादातर किसका दिखाया गया, ज्यादातर पशु पक्षियों को ही दिखाया गया। तो इसका मतलब ये लोग नेचर के प्रति ज्यादा कह सकते हो आप लोग वो थे, क्या कहते हैं, जागरूक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि ईश्वर को दिखाना या मान्यताओं के बेसिस पे मूर्तियों को दिखाना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता है, ज्यादा फोकस पशु पक्षी या उसके संरक्षण के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। बस और भी कुछ होता है। इस टाइप की वास्तुकला के ऊपर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो ईरान और फारस में, ठीक है। ईरान और फारस की वास्तुकला का प्रभाव देखने को इस समय मिल रहा है। तो बस ये बात भी ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न कला जो थी वो किससे इंस्पायर्ड थी, ईरान और फारस की वास्तुकला से इंस्पायर्ड हुआ करती थी, ठीक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो और मौर्य वंश से रिलेटेड। और मौर्य वंश में जो मूर्तियों का विकास हुआ, उसके बाद में मूर्तियों का विकास होना लगभग रुक सा गया भारत के अंदर। और गुप्ता एम्पायर में मूर्तियों के विकास के लिए नहीं जानना चाहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हम लोग गुप्ता काल को स्वर्ण युग जरूर कहते हैं, लेकिन मूर्तियों या वास्तुकला के विकास के आधार पर नहीं कहते, ठीक है। हम लोग इसको इकोनॉमिक बेसिस पे कहते हैं, व्यवसाय के बेसिस पे कहते हैं और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे कहते हैं। जैसा कि हम लोग ने डिस्कशन पूरा स्लाइड में देख भी चुके हैं क्यों कहा जाता है उसको, ठीक। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए मॉडर्न के बाद में वास्तुकला का जो विकास है वो लगभग सीमित सा दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद में जिस तरीके की कला का विकास हुआ वो पूरे भारत की सबसे महत्वपूर्ण कलाओं के विकास में से एक कला है, ठीक है, जिसकी बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। इस कल्चर में वो 3 वास्तुकला जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरे विदेशों से लेकर भारत के अलग अलग कल्चर का उसके ऊपर प्रभाव कैसा पड़ता है, उन कलाओं का वर्णन 3 तरीके से किया जाता है। वो है गांधार, मथुरा और अमरावती, ठीक है। ये 3 वास्तुकला जो इम्पोर्टेंट है, अभी तक इनसे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये सिर्फ बेस बनाने के लिए आपको बताया है कि ऐसी वास्तुकला या मूर्ति कला इस तरीके की यूज होती है। अब जहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूछ रहे स्थापत्य कला जो होती है, स्थापत्य कला और वास्तुकला सेम थी, लगभग सेम ही चीज है। स्थापत्य कला और वास्तुकला में डिफरेंस अगर कुछ आपको करना है या डिफरेंस आ ही जाए वास्तविक तौर पर, तो वास्तुकला और स्थापत्य कला और नागर शैली में वर्णन करना। स्थापत्य कला और नागर शैली, हाँ नहीं देखो, नागर शैली पार्ट हो सकती है, तो सॉरी स्थापत्य कला पार्ट हो सकती है नागर शैली का, कह सकते हो आप, क्योंकि नागर शैली का जो भी निर्माण हुआ उस स्थापत्य कला के अंदर हुआ। वास्तुकला या ये स्थापत्य कला का मतलब यही होता है निर्माण करना किसी भी चीज का। अब वो निर्माण करना मूर्तियों का हो सकता है, निर्माण करना बिल्डिंग्स का हो सकता है। मॉन्यूमेंट का क्वेश्चन बताओ। स्थापत्य कला की नागर शैली की परिभाषा लिखो। अच्छा, स्थापत्य कला की नागर शैली, तो यहाँ पे नागर शैली पूछ रहा है। स्थापत्य कला या वास्तुकला सेम चीज है। स्थापत्य कला वास्तुकला का मतलब निर्माण करना, तो निर्माण या कंस्ट्रक्ट करना ही वास्तुकला है, स्थापत्य कला है। अब उसके अंदर नागर शैली पूछ रहा है, तो आप वो नागर शैली का बोल रहे हैं, उसमें नागर शैली लिखना है, बस नागर शैली। ये 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। पूरे देखो प्राचीन इतिहास की जो आर्ट एंड कल्चर है या फिर टोटल ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो
दो चीजें बहुत ज्यादा टफ भी है और बहुत कंफ्यूज भी आपको करती हैं। उसके अंदर एक मंदिर वास्तुकला है जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, और एक मूर्ति कला है। और मंदिर वास्तुकला में भी जो सबसे ज्यादा परेशान करेगी वो आपको तीनों शैलियां परेशान करती हैं, नागर, द्रविड़ या मिश्र शैली, ठीक है, जिसके बारे में अब आप लोग जानते हो कि क्या होती है वो शैली। इसी तरीके से सबसे ज्यादा दूसरी चीज अगर कोई परेशान करती है तो वो ये करती है, ये शैलियां, जिन शैलियों में मूर्ति कला की स्थापना हो। तो ये तीन शैलियां भी परेशान करती हैं। इन तीन शैलियों को भी आज समझ लेते हैं किस तरीके की शैलियां हैं और कैसे इन तमाम तीनों तरीके की शैलियों का भारत के अंदर विकास हुआ, ठीक है। तो जब भी गंधार शैली की बात होती है, गंधार शैली की बात होती है, तो ये शैली पूरी की पूरी तरीके से नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाई जाती थी। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हाँ, जो आज के समय का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन या फिर आज के समय का कश्मीर का भी इलाका इसके अंदर ले, सिंध वगैरह सब इसमें आ जाएगा। तो ये जो प्रोमिनेंट इलाका गंधार शैली का था, जहाँ इसका विकास हुआ या जहाँ पर ये जन्म ली, वो एरिया कौन सा? नॉर्थ वेस्ट का, मतलब ये एरिया है उत्तर पश्चिमी इलाका। और उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध वगैरह ये तमाम रीजन यहाँ पर आता है, ठीक है। मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा शैली का विकास हुआ है उत्तर प्रदेश, जो आज का है परमानेंट, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी जो मेन जगह मथुरा है, उस जगह पे ही शैली का विकास माना जाता है, ठीक है। तो मथुरा के अंदर इसलिए इसको मथुरा शैली बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न फ्रंटायर है, उत्तर प्रदेश का भी जो पश्चिमी इलाका है, उस पश्चिमी इलाके में इस पूरी की पूरी कला का निर्माण माना जाता है। उसी समय में ये जो मथुरा है पूरा का पूरा इस कला को उसने प्रोटेक्ट किया। इसके अलावा अमरावती की बात जब भी आती है तो ये वो है जो नर्मदा या फिर गोदावरी या फिर जो कृष्णा है, उस रिवर के जो नीचे का पूरा इलाका है, वहां पे इसने जन्म लिया होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उन डेल्टा के नीचे जन्म लेने वाली कला अमरावती कला है, जिसको आज के समय में आप आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर और प्रोमिनेंट जो दक्षिण भारत का साउथ का रीजन है उसमें आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका निर्माण कहाँ माना जाता है? वो माना जाता है वो नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा डेल्टास के नीचे जितनी भी नदियों का जो संगम बहता है वो सारा का सारा अमरावती को ही प्रोटेक्ट करने के लिए ही माना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये कला का जो निर्माण हुआ, अलग अलग तरीके की जो कला का यहाँ पे निर्माण हुआ है, इस कला को किस तरीके से भारत के अंदर प्रोटेक्ट किया गया और कहाँ का इस कला का विकास देखा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं कि करके। देखो, एक तो चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि गंधार शैली का अगर निर्माण हो रहा है नॉर्थ वेस्ट के अंदर हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट में इसका निर्माण करने वाला या इसको भारत में खड़ा करने वाला शासक है कौन? इस शैली को, ठीक है। तो माना जाता है कि ये कुषाण राजवंश था जिन्होंने इस शैली को विकसित किया था। किसने? कुषाण, ठीक है। और मथुरा में भी कौन थे? सारे कुषाण वंश थे जिन्होंने इस शैली को यहाँ पर विकसित किया था। अमरावती में सातवाहन वंश, सातवाहन के बाद में इक्ष्वाकु आए थे। इक्ष्वाकु के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखे भी थे ना, जब संस्कृत वाला वो पढ़ रहे थे हम लोग अभिलेख, तो उसके अंदर सातवाहन और इक्ष्वाकु दोनों पहले ही राजवंश है। तो इसी समय में यहाँ पर इस वास्तुकला का अमरावती का पूरी तरीके से निर्माण माना जाता है, ठीक है। तो ये वास्तुकला गंधार, मथुरा और अमरावती इस तरीके से दर्शाई गई है। अब देखिए होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजों की बात की गई है, कौन कौन सी चीजों की डिस्कशन किया गया। पहली चीज गंधार शैली बात करती है बुद्धिज्म के बारे में। हाँ, बुद्धिज्म पूरे प्रॉपर तरीके से अगर गंधार शैली की बात करो, सिर्फ बुद्धिज्म की मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिली है, मतलब गौतम बुद्ध से रिलेटेड तमाम आर्किटेक्चर यहाँ बना, ठीक है। यहाँ बात करो तो तीनों बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है और हिंदुइज्म भी है, ठीक है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों धर्मों को यहाँ पर समझाया गया है। तीनों धर्मों की मूर्ति कला यहाँ पर देखने को मिली है। ऐसी मूर्ति कला कौन सी है? मथुरा, अमरावती में खासकर बुद्धिस्ट, ठीक है। बुद्धिस्ट वास्तुकला यहाँ पर देखने को मिली है। ज्यादातर बुद्धिज्म की बात की गई है और ये जितनी भी बुद्धिज्म की मूर्तियां यहाँ पर बनी है, ये जितनी भी बुद्धिज्म की मूर्ति यहाँ पर बनी, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे विशेषता क्या है? ये बुद्धिज्म की मूर्ति सारी की सारी ग्रुप में, मतलब ग्रुप का मतलब समूह में हुआ करती थी। जैसे आप मूर्ति देखोगे, एक प्रॉपर जब भी मूर्ति की बात आएगी तो एक मूर्ति आ जाती है दिमाग में, तो बुद्धिज्म की एक मूर्ति होगी सामने होगी। लेकिन इसके अंदर एक विशेषता ये थी कि अमरावती के अंदर जो भी मूर्तियां बनती थी वो सब ग्रुप में बनती थी।
ग्रुप का मतलब 7, 8, 10 मूर्तियां एक साथ इकट्ठी होकर दिखाई जाती थी। जब भी किसी सिक्के पे बन के आती थी, जब भी किसी भी इमेज के ऊपर बन के आती थी, या वहां की बिल्डिंग्स में भी अगर बनाया गया है तो इसको किसमें बनाया गया? ग्रुप्स में। लेकिन इनकी विशेषता क्या थी? इंडिविजुअल। ये कैसे थे? इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये दोनों मूर्तियां इंडिविजुअल्स थी और ये वाली मूर्ति ग्रुप में थी। इसकी विशेषता अगर बात करें, गांधार शैली की अलग विशेषता की अगर बात की जाए तो गांधार शैली की अलग विशेषता क्या थी? चलो ये भी बात कर लेते हैं। इसमें गौतम बुद्ध को दर्शाया गया। गौतम बुद्ध है और गौतम बुद्ध एक पोजीशन के अंदर खड़े हुए और उस पोजीशन के अंदर क्या दर्शाया गया? बुद्धा को जो दर्शाया गया है वो मैस्कुलिन दर्शाया गया है। मैस्कुलिन का मतलब अगर मैं बात करूं तो बुद्धा को इस तरीके से दर्शाया गया कि बुद्धा की एक बॉडी है, पर्सनैलिटी है अच्छी वाली। ठीक है, तो बुद्धा की एक अच्छी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के साथ में बुद्धा की मुस्टैच है, मूंछें। ठीक है, कहीं कहीं दाढ़ी भी दिखाई गई है। तो ये आपको दिख रहा है ना कि कहां से प्रभावित है? नॉर्थ वेस्ट से। और नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कला यूज होती थी? ग्रीक शैली यूज होती थी, ये भी पता है हमें। और ग्रीक शैली के अंदर जितने भी देवी देवता दिखाए गए, जितनी भी मूर्तियां दिखाई गई हैं, उसमें उनकी दाढ़ी दिखाई गई है, मूंछें दिखाई गई हैं, कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। तो उसी कला से प्रभावित होकर यहाँ बुद्धिज्म भी क्या दिखाया गया? उनकी भी जो आर्ट फॉर्म दिखाई गई है वो कैसे दिखाई गई है कि बुद्धा हैं, स्ट्रेट फॉर्म में खड़े हुए हैं, एक फॉर्म लिए खड़े हैं, एक पर्सनालिटी है उनकी, लेकिन उनके एब्स भी दिख रहे हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, वो भी मूर्तियां हैं। ठीक है, तो आप जाके देखोगे उन मूर्तियों को तो वो भी दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इवन उनकी जो पर्सनालिटी, बॉडी दिखाई गई है काफी अच्छे से दिखाई गई है और साथ ही साथ मुस्टैच दिखाई गई, मूंछें दिखाई गई है, दाढ़ी दिखाई गई है। इस तरीके से उनकी मूर्तियों को दर्शाया गया। ठीक है, तो ये दिखाता है कि ग्रीक का इसके ऊपर प्रभाव था, इस वजह से ऐसा दिखाया गया। एक साइन होता था हेलो का, एक सिंबल होता था हेलो, वो हेलो का सिंबल दिखाया गया। अब जैसे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्धा के सर के पीछे एक ऐसा सर्किल चलता है इस तरीके से। ठीक है, गौतम बुद्धा की जब भी आप इमेज देखोगे पीछे एक सर्किल बना है, ये बीच वाला नहीं, उनके पीछे एक सर्किल बना हुआ दिखाई देता है, तो वो सर्किल को कहा जाता है हेलो। ठीक है, और यहाँ पे जो हेलो पाया गया वो एकदम सिंपल है। ठीक है, कैसा एकदम सिंपल हेलो दिखाया गया। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो मथुरा आर्ट के अंदर भी गौतम बुद्धा की जो मूर्तियां दिखाई गई हैं वो मूर्तियों के अंदर अब दाढ़ी तो नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ग्रीक से नहीं है। ठीक है, वो कहाँ पूरी की पूरी जन्म लेती है? भारत में ही जन्म ली है ये पूरी आर्ट फॉर्म। तो भारत की कला से प्रभावित हुई, पूरी भारत के अंदर आई तो भारतीय कला से प्रभावित है। तो जब भारतीय कला से प्रभावित है तो दाढ़ी मूंछें जैसी कोई चीज यहाँ नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये ग्रीक आइडियोलॉजी से प्रभावित था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मूर्तियां दिखाई गई हैं उसके अंदर उनकी पर्सनैलिटी तो अच्छी दिखाई गई है लेकिन उसके अंदर इस तरीके की चीजें नहीं दिखाई गई हैं कि दाढ़ी हो, मूंछ हो। हाँ, हेलो का सिंबल वहां भी दिखाया गया लेकिन हेलो के सिंबल के ऊपर आर्ट्स बनी हुई है, डिजाइन्स बनी हुई है। एक डिफरेंस दोनों में क्या है? ये हेलो सिंपल टाइप का है और ये हेलो कैसा है? डिजाइन है जिसके ऊपर कई सारे डिजाइन देखने को मिलती है। हेलो इंडिकेट करता है ज्ञान, जो उनको प्राप्त हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट हो रहा है, उसको वो दर्शाता है। कि गौतम बुद्धा को जब गौतम बुद्धा अपना पहला उपदेश देने गए थे, कहाँ? सारनाथ में जब अपना पहला उपदेश देने गए थे तो उसी उपदेश की एक मूर्ति बनाई गई और उसी मूर्ति में सबसे पहले पीछे एक सिंबल बनाया गया हेलो, और वो दिखाता ही यही है कि अब गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो वो एनलाइटमेंट को दिखा रहा है। तो हेलो की डिजाइन दिखाई गई है प्लस उनकी वेशभूषा दिखाई गई है। वेशभूषा में जो सर पे जूड़ा है, जूड़ा ही तो कहते हैं, तो जो सर पे जूड़ा है उस जूड़े को जो बांधा गया है चारों तरफ से, जिस तरीके से बांध के दिखाया गया, उस जूड़े के ऊपर सिंपल बांध के सिर्फ बालों से, कभी कभी जूड़ा सिर्फ बालों से बांध दिया जाता है, कभी उसके ऊपर बैंड लगाया जाता है, बैंड से बांधा जाता है। ठीक है, लड़के समझ रहे होंगे अच्छे से, वो लड़के भी समझ रहे होंगे जिन्होंने किसी के जूड़े बांधे होंगे। ठीक है, तो जो जूड़ा है बेसिकली वो सिंपल होता है एक और एक जिसके ऊपर वो नेक बैंड वगैरह चढ़ा दिया जाता है, कुछ बैंड वगैरह चढ़ा दिया जाता है। यहाँ का जो उनका जूड़ा दिखाया गया वो एकदम सिंपल बालों को बांध के दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाया गया वो कुछ आभूषण के साथ में दिखाया गया। ठीक है, उसके अंदर कुछ आभूषणों का यूज हुआ है, क्या बहुत मारे, उसके अंदर जो यूज हुआ है वो आभूषणों का यूज हुआ है। ठीक, अब आभूषण में क्या होते थे?
बेटा सोचो मैं कितना पहुंचा हुआ हूँ, जब ये सब चीजें मुझे पता है ना। जब ये सब चीजें मुझे एक्सपीरियंस बोलता है, लेकिन मैं बस सीधा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्वेशन पावर जब होनी चाहिए बस, है ना, वो होता है मेरी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा। मैं वही लड़का था जो पार्क में बैठ के देखा करता था बस। बाद में इसलिए मैंने बजरंग दल में ज्वाइन किया। बजरंग दल का मेंबर हूँ सर, वही है ना कि मतलब ना खाए ना खाने दूंगा। मैं इसलिए बजरंग दल का मेंबर हूँ, सच में सीरियसली बता रहा हूँ, बजरंग दल का मेंबर हूँ। वहाँ पे मेंबर जो बना था उसकी बहुत अच्छी कहानी है जी, बताइए। वो कहानी जो थी 14 फरवरी की कहानी, 14 फरवरी विशेष दिन होता है। सर आपने मतलब ज्वाइन क्यों किया? जनेश्वर मिश्र पार्क नाम है, अरे ज्वाइन क्यों किया? आप भाई बता रहा सुन तो लो। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ के अंदर है। अब वहाँ पे पार्क जब होता है तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे जो है परिंदे उड़ के आते हैं, और उड़ के आने के बाद में खाना पीना खा के चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मतलब नाश्ता वाश्ता करके चले जाते हैं, घूम फिर के, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो आपसे चले जाते हैं। हम लोग जब पहुंचे वहाँ पे हम लोग का 8-10 लोगों का ग्रुप था, जो फ्रेंड सर्किल हुआ करता था। फ्रेंड सर्किल में 8-10 सारे लड़के, हम लोग का काम था परेशान करना लोगों को, ठीक है। खासकर 14 फरवरी तो इसीलिए होता था हम लोग का, ये अच्छा दिन मिल गया, परेशान करने चले तो हम पार्क में चले गए, और परेशान करने की नीयत से तो गए थे हम, लेकिन हम लोग ने देखा वहाँ 4-5 लोग थे, और 4-5 लोग वहाँ पे आए हुए थे, और वो बजरंग दल वाले थे। और उन्होंने क्या किया था, एक कपल को पकड़ा और धुना शुरू कर पकड़ा गया, ठीक है। और जो धुना उसमें लड़की को भी मार रहा था, ठीक है, लड़की को भी लड़कियां भी मार रहा है। अब ये दृश्य नहीं देखा गया हमसे, हम अगर लड़के तो हम भी पीट लेंगे, लेकिन लड़की को नहीं मारना चाहिए, वो गलत बात है। तो हम लोग गए, उसके बाद हम लोग 8-10 थे, वो लोग 4-5 थे, ठीक है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, कह रहे तुम लोग कौन से दल से? हमने कहा यार हम किसी दल से नहीं है, लेकिन आप गलत कर रहे हो कि मारना नहीं चाहिए किसी को। तो उन्होंने बोला आप लोग बीच में मत बोलो, हमारा मसला है। तो मैंने कहा मसला है क्यों, किस तरीके से? बोला आप लोग की क्या फिलॉसफी, क्या क्यों मारते हो लोगों को, ठीक है। तो उसने बोला हमने भी नाम पूछा इनका, दोनों अलग अलग धर्म से आते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मसला ये है कि धार्मिक चीजों की वजह से आप इनको मारो। हमने ठीक है चलो अच्छी बात है, मारो चालू और हमें मारो। उन्हें पता बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया। मैं जस्टिफिकेशन कभी यकीन नहीं करता उस बात पे, लेकिन उसने जस्टिफाई पता क्या करा, उसने कहा देखो भैया बात ये है कि अगर बकरी को गधे के घर में भेज दोगे और गधे को बकरी के घर में भेज दोगे तो आने वाली जो संतानें होंगी वो खच्चर ही पैदा होती है, ठीक है। पहले तो उसने ये एक वर्णन किया। दूसरा उसने ये कहा कि बकरी अगर कभी भी किसी गधे से ब्याह करेगी या गधा कभी किसी बकरी से ब्याह करेगा तो वो कभी भी पॉसिबल हो, मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है। मतलब दोनों अलग अलग प्रजातियां अलग ही अलग रहना चाहिए, इनको अपनी प्रजाति में रहने दो और उनको अपनी प्रजाति में रहना। मैंने कहा बात जस्टिफाइड है, अच्छी बात कर रहे हैं आप, और उनके पास में लॉजिक्स थे। तो मैंने कहा ज्वाइन कैसे करेंगे आप, ज्वाइन करने का तरीका? उन्होंने कहा नाम क्या आपका? मैंने कहा मिजान अली। अच्छा तो आप तो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा क्यों, मतलब प्रोविजन है क्या कोई कि किसी धर्म विशेष का व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा कि हम अपने जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करके बताएंगे आपको। तो जो उनके अध्यक्ष थे उनका नाम बड़ा विचित्र टाइप का, चीमा करके नाम था उनका, ठीक है, चीमा, ठीक है, चीमा करके नाम था उनका। नाम ही ऐसे होते हैं स्पेशल लोगों के, है ना, तो उनका नाम भी ऐसा था। तो उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था, नंबर मैं लेके चले गए, मिलने गया तो मैं बैठा जाके, तो उन्होंने बोला आपके धर्म के लोग ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको पता अगर आप बजरंग दल में ज्वाइन करोगे। तो मैंने कहा देखो बजरंग दल में किसी को मारने पीटने के लिए ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरी जो फिलॉसफी वो आपके साथ मैच करेगी। बोले कौन सी फिलॉसफी? मैंने कहा बकरी को बकरी के घर में रहना चाहिए, ये वाली फिलॉसफी मैच करेगी। तो बोले अच्छा। तो मैंने कहा सिर्फ अगर इसकी बात होगी तो मैं आपके साथ हूँ, जहाँ दंगों की मारपीट की बात हो रही होगी वहाँ मैं हट जाया करूँगा। बोले ठीक है आपको मेंबर बना लेते हैं। फिर तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म भरा और मैं उसका मेंबर बन गया। तो ये कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। फिलहाल उन दोनों को बचा के भिजवा दिया था, ठीक है। उसके पीछे कारण ये था पुलिस भी आ गई थी तो हमें भागना था, तो लोग को बचा के भिजवा दिया, लेकिन उसकी वजह से हम उसके मेंबर बन गए थे और तब से उनसे मुलाकात होती, सब चीज़ें होती है। इससे एक मैसेज बहुत अच्छा कन्वे हुआ कि किसी भी तरीके की कोई धार्मिक लोगों के अंदर प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं अगर इन लोगों में उठा गया बैठा जाके देखा मैंने, जैसे एक सिंबलाइज कर दिया ना
कि बजरंग दल के लोग ऐसे ही होते हैं या इस गैंग के लोग ऐसे ही होते होंगे, पर्टिकुलर एक चीज को बोल दिया गया। जब मैं बैठा जाके मैंने बात करी, जाके मैंने लोगों से मिला, जाके अच्छे भले लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं, तुम्हें आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तुम्हारे साथ वो बैठ रहे हैं। और ऐसे ही कुछ मुस्लिम संगठन भी होते हैं जिसके अंदर कुछ हिंदू संगठन के लोग भी ज्वाइन होते हैं। आपको पता आरएसएस की एक संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है ना, और लोग बदनाम करते हैं इस बेसिस पे आरएसएस तो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिनेंट हिंदू संस्था है और वो हिंदूज के प्रमोशन की बात करता है। मुस्लिम संस्था भी है, मुस्लिम विंग के अध्यक्ष हैं जिनसे बैठ के वहाँ पे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, और वो जिस तरीके की बातें करते हैं इतनी तो ज्ञान नॉलेज मुस्लिमों को नहीं होती है जितनी वो नॉलेज लेके बैठे हुए। तो ये जितना भी फ्लो देखते हो ना, हिंदू मुस्लिम ये चल रहा है वो चल रहा है, ये हमारा छीने ले रहा है वो हमारा छीने ले रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं। उसके बाद जब आप ग्राउंड में उतरते हो ना बैठ के आके, जब लोगों के साथ में चर्चा करते हो, बातचीत करते हो, तो सब जीरो, कोई किसी से नाराज नहीं है, किसी को किसी के प्रति गुस्सा ही नहीं है, कोई किसी के साथ में नफरत शेयर ही नहीं करना चाहता, सब प्यार मोहब्बत से बात करना चाहते। उसने एक बात मेरे को और बहुत अच्छी बताई, उसने एक बात मेरे को बहुत अच्छी ये बताई थी कि जब आंदोलन वगैरह करते थे तो मैंने उनसे एक क्लिप दिखा के पूछा था एक क्वेश्चन, और मैंने ये पूछा था, मैंने कहा इसके अंदर जो दृश्य मुझे दिख रहा है, वो दृश्य दिख रहा है बड़ा आक्रामक टाइप का दिख रहा है। उसके अंदर एक संगठन था, वो संगठन क्या कर रहा था कि कुछ लोगों को मारपीट हो रही थी किसी लोगों के साथ में, और वहाँ बड़ी तेजी से जय श्री राम के नारे लग रहे थे इस तरीके से, और वो काफी आक्रामक तरीके से हो रहा था। तो वो आक्रामकता जो दिख रही थी वो मैंने दिखा के पूछा था, मैंने कहा आप इसको जस्टिफाइड करोगे किसी तरीके से, ये सही हो रहा है? बोले ये विजन ही नहीं है जय श्री राम का। जय श्री राम का मतलब ही यही है, जब कोई किसी के साथ में मिलता है तो वो प्यार से कहता है जय श्री राम, बहुत प्यार से कहता है। बोले जय श्री राम का मतलब ही है प्यार बांटना, एक दूसरे के साथ में प्यार के साथ में रहना। तो बोले जब पहले के लोग मिलते थे आपस में, गाँवों के या किसी भी जगह के लोग मिलते थे, आप उनके अंदर आत्मिकता देखोगे होती नहीं थी, बहुत प्यार से सज्जनता के साथ में बोलते थे जय श्री राम, इस तरीके से बात किया करते। तो बोले राम को सबसे पहले समझने से पहले मर्यादा तो समझ लो, उसके बाद में आक्रामक होने की बात करना। राम ने तो कभी आक्रामकता नहीं दिखाई, ना कभी मर्यादा क्रॉस करी। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, मैं लोगों के साथ बैठा, मुझे बहुत प्रभावित करी उनकी आइडियोलॉजी। और आप ऐसे किसी भी संगठन के साथ में, मतलब संगठन ही नहीं कह रहा, किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में आप उनकी आइडियोलॉजी मानो चाहे ना मानो, ऐसे लोगों से मिला जरूर करो। अगर ऐसे लोग आपको मिले, डरो मत किसी से, डरने वाली बात नहीं होती, कोई किसी को मार थोड़ी देगा, इतना आसान थोड़ी कोई किसी को मार। अगर आप उनके साथ बैठोगे, बात करोगे, तो आपको क्या होता है, वो संस्कृति, कल्चर या फिर उनकी वैल्यूज पता चलना शुरू होती है। तो आपके अंदर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खुद हम, अगर हमारे अंदर की समस्याएं खत्म हो गई ना, तो समाज अपने आप अच्छा लगने लगेगा। अभी हमारे अंदर ही बहुत सारा क्रोध होता है, उस क्रोध की वजह से सब हमें क्रोधित होते दिखते हैं। अगर ये हमने अंदर का ही क्रोध मार दिया तो सब शांत दिख रहा है, सब शांत दिख रहे हैं। तो वही कोशिश करो कि अपने अंदर की क्रोध, अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लो कि सामने वाला कुछ भी करे, कोई भी बोले, आपके ऊपर उसका फर्क ही ना पड़े। आप कोई ऐसा व्यक्ति आता भी है जो कहता है कि मुसलमान खराब है, मुसलमान ये है वो है ऐसा है, तो मैं समझ जाता हूँ तुम हिंदू नहीं, मैं समझ जाता हूँ, फिर तुम हिंदू नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर तुम ऐसी बात करो तो तुम शायद अपने धर्म को सही से नहीं पढ़ रहे, फिर तुमसे अच्छा धर्म मैंने पढ़ लिया, ठीक है? इतनी बात समझ लो, जब जैसे ही समझ जाओगे वैसे आपके अंदर से वो क्रोध खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्रोध ही क्या करता है, आपको आगे किसी स्टेप को लेने के लिए मजबूर कर देता है, और फिर आप गलत स्टेप ले लेते हो, कुछ गलत कर देते हो, उसकी वजह से ये सब द्वेष पैदा शुरू हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज वही है, और ऐसे लोगों से मिला करो, बैठा करो, उनकी विचारधारा समझा करो, उनके पॉइंट्स को समझा करो। और ये सब चीजें कुछ नई पैदा नहीं हुई मेरे अंदर। मैं बीटेक कर रहा था, बीटेक करते समय हमें एक टीचर मिले थे, आशीष सक्सेना। उन्होंने हमको बताया टेक्नोलॉजी में रिलीजन का कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने एक क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ यही बातें बताई थी। उन्होंने बोला था अगर आप मुस्लिम हो तो जाके गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जाके देखो वेदों में क्या लिखा हुआ है, पता तो करो जाके। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप रिलीजियस बिलीफ वैसा बना लो, पढ़ो जाके। और ऐसे ही हिंदू से भी उन्होंने ये आग्रह किया था कि जाके कुरान देखो, बाइबल देखो, गुरु गोविंद ग्रंथ के अंदर देखो क्या चीजें लिखी हुई है, जाके पढ़ो। उस पर बिलीव करने को नहीं कह रहे, लेकिन उसकी कुछ अच्छी बात है, कुछ तो मिल जाएगा उसके अंदर जो शायद आप अपने जीवन में अपना लो और आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। ये व्यक्ति को मैं इसलिए मानता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, इस व्यक्ति को मैं बार बार यहाँ पे इसीलिए रखता हूँ क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया के किसी धर्म को नहीं छोड़ा, और हर धर्म के हर प्रिंसिपल को इसने जो प्रिंसिपल अच्छे लगे आके उनको फॉलो किया, और लोगों से वही आग्रह किया उसको फॉलो किया, ठीक है? इनके बनाए हुए कोई प्रिंसिपल नहीं है, इस व्यक्ति ने अपने प्रिंसिपल बना लिए, अपने सिद्धांत बना लिए, नहीं,
इसने 4-5 रिलीजन को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद अप्लाई कर दिया, बस वही किया। तो इससे इनकी जो एक वो है इमेज दुनिया के अंदर, वो दुनिया के अंदर इमेज बची ही नहीं कि ये व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक संस्था से बिलोंग करता है, किसी एक रिलीजन से बिलोंग करता है, और करता भी है वो भी प्राउडली कहते थे ना मैं हिंदू हूँ, प्राउडली कहते थे इस बात को लेकर। जय सिया राम बोला करते थे, साफ तौर पे लोगों से बताया करते थे, प्राउडली बोलते भी थे जिस रिलीजन से बिलोंग करते थे। और ऐसा एक एग्जांपल बहुत अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, बाद में जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष भी बने थे, कौन मुस्लिम थे जो लास्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट में हाँ अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के बहुत बड़े अध्यक्ष थे और कांग्रेस के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक माना जाता है, सबसे युवा भी थे, और वो प्राउडली कहते थे मैं मुस्लिम हूँ, प्राउडली कहते थे। और फिर उसके बाद में भी सारे सिद्धांत पे चलो, वो बंदा शरीयत भी फॉलो करता था और फिर सारे रिलीजन के प्रिंसिपल्स पे भी चला करता था। तो क्या ऐसा व्यक्ति हम नहीं बना सकते? और ऐसे ही बनाना, यूपीएससी के अंदर आने का मतलब समझते हो आप लोग? आपकी विचारधारा दुनिया के 90% लोगों से ऑलरेडी अलग है, मतलब मुझे बनाने की वो जरूरत ही नहीं है, वो आप लोग की पहले से ही अलग है। आपको पता ही है पहले से कि समाज के अंदर किसी एक तबके को ऊंचा, किसी एक तबके को नीचा नहीं बनाना है, ये बात आपको पता है, इसलिए आप लोग सब यहाँ बैठे हुए। और सारे लोग समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं या फिर कहीं परेशानियां पैदा करते हैं, वो परेशानियां करने वाले वहाँ हैं, लेकिन अंत में जाके आप ही उनको कंट्रोल करोगे, एक अधिकारी बनते, उस पूरी जनता को आप ही लोग कंट्रोल करोगे जाके। तो ऐसे दिमाग, ऐसे सोच के व्यक्ति की यहाँ पे जरूरत होती है, जिसके अंदर किसी तरीके का द्वेष, प्रॉब्लम ये है होना ही नहीं चाहिए। एक सामने वाला व्यक्ति भी इंसान है, आप भी एक इंसान हो, उसकी कुछ वैल्यूज हैं, आप उसका थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर लो, आपकी कुछ वैल्यूज है वो आपकी वैल्यूज का रिस्पेक्ट कर ले। सिर्फ अगर इतना ही लोगों ने मान लिया तो ये पूरा का पूरा समाज जो है ऑलरेडी सब सुधर जाएगा, मतलब प्रॉब्लम बचेगी नहीं फिर गई। और जब प्रॉब्लम नहीं बचेगी तो फिर जीना किस काम है ना, और जीने क्या करना है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम वाले लोग तो चाहिए ना, तो 90% को करते हैं, हम 10% वैसे बन जाए कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हाँ करना चाहिए। बैलेंसिंग, नेचर बैलेंस करते ही रहता है और हमें खुद के अंदर भी बैलेंसिंग लाने की जरूरत है। नेचर तो सब बैलेंस कर ही रहा, वो तो कर ही रहा है कि बुराइयां जब तक नहीं दूंगा तो अच्छे लोगों की पहचान कैसे करूंगा, है ना। तो जब तक बुराइयां नहीं होंगी अच्छे लोगों की पहचान नहीं होगी, तो इसलिए बुराइयां दी जाती है। इसीलिए बुराइयों से कभी भी पीछे नहीं भागना चाहिए, बस उन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग तो बस कोशिश कर सकते हैं और वही कोशिश किसी ना किसी फॉर्म में करते रहना चाहिए, ठीक है। इतिहास को लेने का मकसद या इतिहास में इंटरेस्ट आने का मकसद मेरा यही था। मुझे पता था कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ इतिहास, जो आपकी सामाजिक संरचना परिवर्तित कर सकता है, आपकी धार्मिक संरचना परिवर्तित कर सकता है, आपकी आर्थिक संरचना परिवर्तित कर सकता है, और सबसे ऊपर आपकी जो सोच है समाज को लेकर, वो पूरी की पूरी सोच ये इतिहास बदल देगा जिसने रियल हिस्ट्री पढ़ ली है। और मैं कोशिश भी वही करता हूँ, आपको वही सारी चीजें दे पाऊँ इतिहास के तौर पर। तो इसीलिए ये जो कल्चर है हमारा, जो भी चीजें हैं हमारी, ये सब चीजें जानना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि आप इसको ही पढ़ के, इसी को समझ के समाज के अंदर वो वैल्यू समझ जाते हो कि कौन सा इंसान किस तरीके का है और किस इंसान को किस तरीके का रहना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें समझ जाते हैं। चलो पढ़ लो। ये 3 तरीके की ग्रुप की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये 3 तरीके के ग्रुप, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। इसके अंदर जो हम लोग हेलो साइन की बात कर रहे थे, ये सिंपल था। यहाँ पे हेलो साइन का अंदर क्या था, जैसे मोतियों वाला हार होता है, ठीक है। उस मोती वाले हार को ऐसे सर पे बांध दिया जाता था। मोती के हार को आप समझ सकते हो, गले में भी ऐसा हार पहना जाता है, हाथ में भी कुछ लोग बांधते, और ऐसे ही जो जूड़े में लगा दिया करते थे, बैंड टाइप का। तो ये मोतियों वाला हार वहां पर देखा गया, कुछ उस तरीके का पाया गया। यहाँ पे अगर बात की जाए तो बुद्धा की पोजीशन यहाँ पर नहीं पता चल पाती है, क्योंकि ग्रुप में कई सारी इमेजेस एक साथ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट इमेज नहीं पता चल पाती है, तो उस इमेज का किस तरीके का फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब खोलो इमेजेस और तीनों स्कूल फॉर्म्स को देख लो, पेज नंबर 61 से इवन 60 से टेबल 63 नहीं, टेबल में मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ। इमेजेस में सबसे पहले गंधार स्कूल की इमेज दी गई, ठीक है। गंधार स्कूल की इमेज देखोगे तो देखोगे इनकी मूंछें, गौतम बुद्धा
बुद्धा की मूंछें, और मैंने बोला था मस्कुलर बॉडी दिखाई गई, ठीक है। तो बॉडी भी इनकी कैसी है, मस्कुलर देखने में दिखाई दे रही है। और फिर जिस तरीके से इनके पीछे हैलो का साइन दिख रहा है, वो देखो कितना सिंपल साइन, ठीक है। हैलो का साइन भी कितना सिंपल दिखाई देता है इनकी मूर्ति के पीछे। हाँ, वस्त्रों का जो आभूषण है, वो वस्त्रों का आभूषण भी आप देख सकते हो कि किस तरीके के वस्त्र होते थे। वस्त्र ढीले होते थे, कुछ उस तरीके के होते थे, मतलब वस्त्र ऐसे नहीं होते थे बहुत चुस्त होते हो, मतलब ढीले होते थे, हल्के होते थे और लटकते हुए कपड़े हुआ करते थे। अगले ही आर्ट फॉर्म में चेंज देख लो आप। अगला आर्ट फॉर्म जो है, इनके पीछे हैलो का जो सिंबल है, वो देखो कितना ज्यादा डिजाइनदार है, मतलब उसके ऊपर कई सारे डिजाइन देखने को मिल रहे, ठीक है। लिख मत देना उस पर, पेन खोलेंगे नहीं मगर लिख मत देना। हाँ, तो बेसिकली इनके पीछे जो हैलो का सिंबल है, उसके ऊपर डिजाइन्स है बहुत सारे, और साथ में आप देख सकते हो इनकी जो बॉडी है वो अभी भी मस्कुलर है, लेकिन कपड़े अब चुस्त हो गए, ठीक है। कपड़ों को फिटिंग में दिखाया गया है। ये इमेजेस के फॉर्म में लिखा हुआ आता है। अब स्टेटमेंट की डिफरेंसेस क्या है सब में, तो डिफरेंसेस में आप एक डिफरेंस ये देख सकते हो, हैलो का सिंबल, उसके बाद में मुद्रा का सिंबल भी, मुद्रा भी अलग है इनकी। पहले मुद्रा जो थी वो अलग तरीके की, आप ऊपर देख सकते हो, बैठे हुए पोजीशन में भी है, खड़े हुए पोजीशन में भी है, लेकिन मुद्रा अलग दिख रही है। इसमें मुद्रा जो दिख रही है, वो मुद्रा जो दिख रही है वो आपकी एक सिंबलाइज कर रही है किसी एक चीज को, और वो सिंबलाइज क्या कर रही है, ईश्वर को। ईश्वर का मतलब एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर, क्या दिखाता है कि यौगिक पोजीशन के साथ में ईश्वर को कैसे याद कर सकते हो, वो सिंबलाइज कर रही है इसमें, ठीक है। तीसरी देख लीजिए इमेज, जो मैं आपको बता रहा था ग्रुप में है, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर देख लीजिए, अमरावती स्कूल के अंदर इसमें ग्रुप्स में बहुत सारी इमेजेस का वर्णन किया है। तो कई सारी इमेजेस है, ग्रुप्स में है, बुद्धा भी दिखाए गए, वहां की सोसाइटी भी दिखाई गई है, वहां के लोग भी दिखाए गए, और ऐसा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब देखो टेबल के अंदर जो जो विशेषताएं हैं वो दिखा देता हूं आपको, यहाँ जो बताई गई है मैंने। पहले वाले में गंधार में देख लो, गंधार में स्पिरिचुअल बुद्धा है। बुद्धा कैसे है, स्पिरिचुअल है, मतलब बुद्धा एक उपदेश देने वाले बुद्धा दिखाई देते हैं, और कामनेस मतलब शांत बुद्धा दिखाई देते हैं, ठीक है। बुद्धा कैसे, शांत दिखाई दे रहे हैं, ठीक। आगे देख लीजिए, दाढ़ी मुस्ताच जो भी है, दाढ़ी मूछें इनकी दिखाई दे रही हैं इस वाली इमेज के अंदर। तीसरा जो है, वेयरिंग लेस ऑर्नामेंट्स, कम आभूषण पहने हुए दिखाई देते हैं। बताया ना मैंने, जैसे जूड़े में भी सिर्फ जूड़ा बांध लेते थे, किसी आभूषण का सपोर्ट नहीं होता, तो कम आभूषण पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ग्रीक में जैसे हेयर्स होते हैं, ग्रीक्स के अगर आप लोगों ने देखा होगा, उधर के लोगों के कर्ली हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कर्ली हेयर दिखाए गए पहली वाली इमेज में। तो इमेजेस को दर्शाया कैसे गया, कर्ली हेयर्स के साथ में दर्शाया गया। बड़ा एक माथा है, माथा बहुत बड़ा दिखाया गया है, ठीक है। पोजीशन यौगिक दिखाई गई, यौगिक पोजीशन क्योंकि बैठे हुए मुद्रा में ज्यादा दिखाई देते हैं, तो यौगिक दिखाया गया, ठीक है। लार्ज आईज दिखाई गई है, बड़ी बड़ी आंखें, आंखें आधी खुली हुई है और आधी बंद है, ठीक है। तो आंखें आधी खुली और आधी बंद, ठीक है। और उनके माथे पे जो चिन्ह वगैरह आते हैं वो ये दर्शाते हैं कि उनको किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति वगैरह है, या फिर माथे के ऊपर जैसे टीका वगैरह नहीं लगा होता, कुछ उस तरीके की चीज वहां पर दिखाई जा रही है, ठीक है। दूसरा देख लो, मथुरा स्कूल में क्या है। मथुरा स्कूल के अंदर बोला गया कि बुद्धा जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब नॉर्मल पोजीशन उनके दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद में हेड और फेस सब शेविंग दिखाई दे रहा है, पता कैसे लगेगा कि स्पिरिचुअल कम है, स्पिरिचुअल कम है। देखो सेकंड वाली मूर्ति उठा, सेकंड वाली मूर्ति को जब उठाओगे, बुद्धा आंख बंद करे हुए खड़े हुए, और आंख बंद खड़े होके नीचे एक यौगिक पोजीशन सिर्फ दिखाई दे रहा है, और हाथों का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब बुद्धा रिलीजियस पोजीशन में नहीं दिखाई देते, खड़े होकर सिर्फ उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सेंस आप ये लगा सकते हो। दूसरा सेंस, एक सामाजिक संदेश देने के लिए खड़े हुए लोगों को। तो रिलीजियस पोजीशन तो तब होती जब बैठे हुए होते, यौगिक कोई पोजीशन दिखा रहे होते, कुछ लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहे होते, तब वो रिलीजियस होते, ठीक है। उसके बाद में हेड और फेस शेविंग, ठीक है। सर भी मुड़ा हुआ है और दाढ़ी नहीं है, मूछें भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जूड़ा दिखाई दे रहा है अलग से, बाकी का सर मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सर मुड़े का मतलब जूड़ा है, ठीक है। ये मत समझ लेना जूड़ा नहीं है। वो तो स्नेल थी 108 जिन्होंने उनके सर को बचाने के लिए अपनी सब जीवन त्याग दे दिया था। हाँ, स्नेल जूड़ा नहीं था।
तो मैंने क्या बोला, हिंदी में उसे जोड़ा ही तो कहोगे। जुड़ा कैसे हो जाएगा सर? जुड़ा भालों से बनता है। वो जब योगी अवस्था में बैठे थे तब वो ऐसा माना जाता है कि मतलब नीचे से आगे के बैठना होता है। स्नेल्स जो होती थी, जिसको आप कह रहे हो, मैंने एक वर्ड यूज किया जुड़ा। अब जुड़े का मतलब अगर आप लोग ये समझ लो कि बालों का जुड़ा बनाया जा रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, यहाँ पे बालों के जुड़े की बात नहीं है। उनके सर को जब शेप्ड दिखाया जा रहा है तो वो बालों का जुड़ा नहीं, स्नेल्स का होता था, वो बेसिकली स्नेल से बना करता था। बाल नहीं होते थे, मटेरियल होता था जिससे वो जुड़ा, और ऐसा माना जाता था कि वो उनके सर पे जो बन जाता था, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन जाता था, वो नेचुरल था। जब भी वो किसी धार्मिक अवस्था में जाते थे, धार्मिक पोजीशन में जाते थे, वो स्वतः क्रिएट हो जाता था, इस तरीके से बन जाता था। उसका मतलब बालों का जुड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग्रीक लोगों ने दिखाया है, मथुरा वालों ने नहीं दिखाया है। ग्रीक लोगों ने उनके कर्ली हेयर्स दिखाए हैं, मथुरा वालों ने क्या दिखाया है? क्लीन शेव्ड दिखाया है, इसलिए यहाँ पे क्लीन शेव्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और सर के बीच के ऊपर जो इलाका था वो पूरा का पूरा, उसके ऊपर वो जुड़ा दिखाई देता है, जिसको स्नेल्स कहते हो आप लोग, ठीक है। ड्रेस अब जैसे टाइट है, जिस तरीके से मैंने बताया, चुस्त कपड़े दिखाई देते हैं इसमें, ठीक है। बॉडी भी एनर्जेटिक दिखाई देती है, और बुद्धा का जो फेस है वो ग्रेस दिखाता है, ठीक है। ग्रेस का मतलब चमकता हुआ चेहरा, ठीक है। और चमकता हुआ चेहरा कुछ संदेश देना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है देखने में, ठीक है। वो चीज दिखाई दे रही है, ठीक। एक इमेज में आपको और भेज रहा हूँ बुद्धा की, वो इमेज से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। देखो इसके अंदर सर ये कह रहे हैं पति सो गया, छोड़ दीजिए। ये कह रहे हैं पति सो गया, छोड़ दीजिए। मैं सबसे बात करूंगा तुमसे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में देखो, इसको खत्म कर लें फिर फिनिशिंग करें, ठीक है। ये स्कूल ऑफ आर्ट्स खत्म हो गया। एक डायग्राम ग्रुप के ऊपर भेजा, ठीक है। जिसके पास नहीं पहुंचा वो देखो, यहाँ बुद्धा के चेहरा स्माइलिंग दिखाई देता है, बुद्धा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक हाथ उनका पैरों के ऊपर रखा हुआ है, और एक हाथ देखो इस तरीके से आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपर की पोजीशन में। एक तो ग्रेस दिखा रहा है उनके चेहरे पे कितना है, दूसरी चीज मोटिवेट कितना ज्यादा है, लोगों को करने के लिए कितना ज्यादा ग्रेसफुल है, ये चीज दिखा रहा है। और तीसरी चीज क्या दिखा रहा है? लाइक पहले कर लो तुम लोग, बाद में कर लेना लाइक, ऊपर नोटिफिकेशन आना, लाइक करें सब्सक्राइब कर लेना, घर जाके कर लेना, घर जाके नहीं होता तुम लोग तो लाइक, यहाँ बैठे बैठे लाइक मार लो। अब देखता हूँ घर जाके कौन लाइक नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाली इमेज के ऊपर आप देख सकते हो जिस तरीके का स्ट्रक्चर है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स का। इसको ध्यान से देखेंगे, एक इमेज का पूरा डिफरेंस समझ सकते हैं दोनों में कैसा था। पोजीशन का डिफरेंस पूछा गया है इसके अंदर पुराने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अमरावती के अंदर देख लो, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर जैसे मैंने प्रोटेक्शन वगैरह भी बता दिया। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, बस जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स है उसके अंदर ग्रे जो है वो पत्थरों का यूज करते थे, ग्रे या ब्लूइश पत्थरों का यूज करते थे, ठीक है। मथुरा के अंदर रेड स्टोन का, लाल बलुआ पत्थरों का यूज होता था, और अमरावती के अंदर व्हाइट मार्बल्स का यूज होता था, सफेद संगमरमर का यूज हुआ करता था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो अलग चीजें हैं वो ये है कि ग्रुप में होता था, कुछ नैरेटिव या स्टोरीज बताने की कोशिश की जा रही है उसके अंदर, मतलब एक ग्रुप के अंदर 10 इमेजेस दर्शा दीजिए, और वो 10 इमेजेस क्या करेंगे कि एक स्टोरी बताएंगे। जैसे मैंने आप लोग को वो परी नारी वाली स्टोरी दिखाई थी, ठीक है, उसके अंदर एक इमेज ही तो दिखाई है और उसके अंदर 10 अलग अलग इमेजेस और दिखा दी और उसके अंदर एक स्टोरी बना। तो ऐसा ही इसमें ग्रुप में इमेजेस लगाई जाती थी और उससे एक इमेज से एक स्टोरी बना ली जाती थी, जिसी को आगे चल के क्या बोलते थे, जताका स्टोरीज बोलते थे, ठीक है। बुद्धिज्म में इसकी फिलॉसफी भी है जताका स्टोरीज, बुद्धा से रिलेटेड जो स्टोरीज है उनको इन स्टोरीज के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है। बस ये स्कूल्स ऑफ आर्ट्स है, तीनों स्कूल ऑफ आर्ट्स को एक बार डिफरेंस के फॉर्म में रिवाइज कर लीजिए। कल बुद्धिज्म और जैनिज्म थोड़ा पढ़ाना, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। कल आना चाहो तो आ जाओ, मन है वैसे, नहीं आना तो कल संडे है, छुट्टी है।